चले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रेडिंग इनकम का टॉपिक हमने लास्ट क्लास में एंड कर दिया था। जरा अपने पास हेडिंग डाल देंगे सेल्फ असेसमेंट की। चलें, सेल्फ असेसमेंट ऑल्सो नोन एज द बेसिस पीरियड। एक ही बात है, दोनों नाम दे सकते हैं। सेल्फ असेसमेंट भी कह सकते हैं और साथ साथ उसे क्या कह सकते हैं मेरे भाई, उसे बेसिस पीरियड का नाम भी दिया जा सकता है। मैंने आपको बताया कि दोनों का कॉन्सेप्ट पर्टिकुलरली सेम है, एक जैसा ही है, उसमें किसी भी किस्म के कोई डिफरेंसेस वगैरह नहीं। अब ये सेल्फ असेसमेंट और बेसिस पीरियड है क्या, जरा तसल्ली के साथ पहले कहानी सुनेंगे। हमें ये बात पता है कि एक ट्रेडर जो प्रॉफिट कैलकुलेट करता है वो पर्टिकुलरली कौन सा प्रॉफिट होता है, ट्रेडिंग प्रॉफिट। और इस पर हम ट्रेडिंग इनकम वाले बात पे टॉपिक में थोड़ी सी बहस कर भी चुके हैं कि भाई मैं ट्रेडिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करूंगा अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ आईएएस, और फिर उस ट्रेडिंग प्रॉफिट पर जब टैक्स भरने जाऊंगा तो उस ट्रेडिंग प्रॉफिट को फिर हम कन्वर्ट करते थे किसके अंदर, टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट के अंदर कन्वर्ट करते थे। रिकंसाइलेशन होती थी, जो एक्सपेंसेस अलाउड नॉट अलाउड होते थे उसको एड बैक वगैरह किया जाता था। मतलब वो जो पूरा एक प्रोसेस था वो प्रोसेस हमने समझा था। फिर कन्वर्ट करते थे टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट में, और कन्वर्ट करने के बाद ऑटोमेटिकली क्या होता था मेरे भाई, कन्वर्ट करने के बाद ऑटोमेटिकली आप उसे ट्रांसफर कर देते थे किसके अंदर, टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट के अंदर। और फिर जो टैक्स कैलकुलेट होता था, ये जो टैक्स पे किया जा रहा होता था, वो बेसिकली किस पर होता था, वो बेसिकली टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट के ऊपर होता था। लेकिन एक दूसरा जो सबसे बड़ा मसला हम फेस करते थे वो ये है कि देखिए भाई, जब मैं ट्रेडिंग प्रॉफिट निकालने जाऊंगा तो सर ये ट्रेडिंग प्रॉफिट किसके हिसाब से कैलकुलेट होंगे। सामने से आवाज आई, दैट इज अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल ईयर। और जब मैं इस प्रॉफिट के ऊपर टैक्स पे करने जाऊंगा तो सर टैक्स पेमेंट किसके हिसाब से पे की जाएगी, अकॉर्डिंग टू द टैक्स ईयर। और हमारा करंट टैक्स ईयर कौन सा था, 21-22, दैट इज फ्रॉम अप्रैल 2021 टू मार्च 2022। एग्रीड है भाई, सही। अब जब मेरा फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ, सुना गौर से, मेरा फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ, और फाइनेंशियल ईयर एंड की जो डेट थी ना, मेरा फाइनेंशियल ईयर था 1 जनवरी 2021 से टू 31 दिसंबर 2021। 31 दिसंबर 2021 को जब मेरा फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ तो मैं अपने ट्रेडिंग प्रॉफिट्स को लेकर पहुंचा एचएमआरसी के बाद, टैक्सेशन वालों के पास। और टैक्सेशन वालों को जाकर मैंने कहा कि सर इस पर मैं क्या पे करना चाहता हूं, इस पर मैं टैक्स पे करना चाहता हूं। और जब सबसे पहला फड्डा तो वो हुआ होगा ना कि ट्रेडिंग प्रॉफिट को आपने किस में कन्वर्ट किया होगा, इनटू द टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट्स के अंदर कन्वर्ट किया होगा। तो मैंने कहा जी जो सबसे पहला फड्डा हुआ वो तो ये हुआ कि मैंने ट्रेडिंग प्रॉफिट्स को कन्वर्ट किया इनटू द टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट्स। कन्वर्ट हो गया, सब कुछ हो गया। लेकिन जब सब कुछ कन्वर्ट होने के बाद टैक्स पे करने की बारी आई ना, तो उसने मुझे एक अलग कहानी सुनाई। उसने कहा सर देखें, सबसे बड़ा मसला यह है कि आपके इस एक वाहिद फाइनेंशियल ईयर के अंदर असल में 2 टैक्स ईयर हैं। आपके इस वाले फाइनेंशियल ईयर के अंदर कितने टैक्स ईयर हैं, 2। उसने कहा देखें, जो आपके पहले 3 महीने हैं ना, दैट इज फ्रॉम जनवरी टू मार्च, ये आ रहे हैं आपके 20-21 के टैक्स ईयर में। और मार्च से लेकर और अप्रैल से लेकर दिसंबर तक जो एरिया है ना, वो कहां पर आ रहा है, 21-22 के टैक्स ईयर के अंदर। इसका मतलब है कि अब जब हम आपकी कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन करने के बाद हमारा कारनामा क्या सरंजाम होगा, कैलकुलेशन करने के बाद होगा ये कि जब हम पूरी कैलकुलेशन कर लेंगे तो कैलकुलेशन करने के बाद फिर हम इसको 3 महीने और 9 महीने पे प्रोरेट करेंगे। यानी कि 3 महीने के प्रॉफिट को अलग करूंगा, उस पर टैक्स रूल्स लगाऊंगा, कौन से वाले, 20-21 वाले। फिर 9 महीने का प्रॉफिट अलग करूंगा, फिर उस पर टैक्स रूल्स लगाऊंगा, कौन से वाले, 21-22 वाले। 3 महीने अलग, 9 महीने अलग। लेकिन फिर एक सवाल उठा, ये कारनामा कब तक होता रहेगा?
ये तो हर साल का मसला है, ये तो हर साल का मसला है। तो मैंने कहा जी अगर ये हर साल का मसला है तो ये मसला तो HMRC भाई आपका है, मैं तो इसका जिम्मेदार ही नहीं। टैक्स लेना है तो 3 महीने करो, 9 महीने करो, 6 महीने करो, 8 महीने करो। उसने कहा मेरा तो कंसर्न ही नहीं है बिस्मिल्लाह पढ़कर, और ना मैं इसमें किसी भी किस्म का पंगा लेने का इख्तियार रखता हूं। तो उसने कहा जी मैं किसी भी किस्म का एक्टिव पार्टिसिपेशन इसमें नहीं करूंगा, बराए मेहरबानी जो भी करना है ना वो आपने करना है, आप खुद ही करें। इसका मतलब यह है कि अगर प्रोरेशन करनी है तो आपका मसला है, मेरा मसला नहीं है। मैं ईमानदारी के साथ अपने फाइनेंशियल ईयर के एंड का जो प्रॉफिट है वो लेकर आपके पास आया हूं। अगर प्रोरेशन का मतलब मसला है, टैक्स रेट्स अलग अलग लगाने हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग अलग लगाने हैं, तो ये आपका मसला है, अब आप देखें। लेकिन HMRC कितना अरसा देखेगा मेरे भाई? ये प्रोरेशन का मसला तो फिर हर साल का रहेगा। अगले साल आप लेकर आएंगे फिर प्रोरेशन, फिर उससे अगले साल लेकर आएंगे फिर प्रोरेशन, एक फिर कितने लोगों के प्रोरेशन के मसले देखोगे? ट्रेडर एक थोड़ी होगा। मान लो अगर 10 लाख भी हुए पूरे यूके के अंदर, अगर 10 लाख ट्रेडर भी हुए और HMRC ने हर साल ये प्रोरेशन करनी है 10 लाख लोगों की, तो उसके तो वैसे ही डेले बाहर आ जाएंगे। उसने बाकी काम क्या करना है? वो तो फिर सारी जिंदगी यही प्रोरेशन ही करता रहेगा। और फिर सबके फाइनेंशियल ईयर भी एक जैसे नहीं होंगे, हर ट्रेडर का फाइनेंशियल ईयर भी अलग होगा। कोई जनवरी से दिसंबर लेकर चल रहा है, कोई जुलाई से जून लेकर चल रहा है, कोई सितंबर से अगस्त लेकर चल रहा है। इसका मतलब यह है कि कोई एक फ्लैट प्रोरेशन भी सब पर अप्लाई नहीं की जा सकती। हर बंदा जब अपना फाइनेंशियल ईयर लेकर आएगा तो वो फाइनेंशियल ईयर डिफरेंट होगा। तो मैंने कहा देखें जो बात आप कर रहे हैं वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इतनी प्रोरेशन करना वो भी फिर लाइफ टाइम के लिए, ये हमारे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। HMRC ने कहा जी ये देखें ये नहीं हो सकता। उसने कहा जी टैक्स लेना है तो देख लो क्या करना है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है, खुद कुछ समझ आ रही है तो देख लो, वरना मैं तो जा रहा हूं टाटा बाय बाय। HMRC ने आपको कहा यार एक काम करो कि तुम जो है ना वो फाइनेंशियल ईयर किसके बराबर कर लो? यानी कि तुम अपने फाइनेंशियल ईयर को भी कर लो अप्रैल से मार्च, जिंदगी के मसाइल हल शुदा। मैंने कहा भाई बावला हो गया क्या? अगर मैंने फाइनेंशियल ईयर टैक्स ईयर के बराबर कर लिया तो ऑब्वियस ही बात है कि मैंने तो अपने बिजनेस के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर सोचा हुआ है ना। अगर मैं टैक्स ईयर के हिसाब से कर लूंगा तो ऑब्वियस ही बात है कि मेरे बिजनेस के ऑपरेशंस इफेक्ट करेंगे। मैं तो नहीं कर सकता। मैंने उल्टा HMRC को तू चेंज कर ले, टैक्स ईयर को कन्वर्ट करके लेकर आ जाओ फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से। उसने कहा जी मेरे लिए भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम तमाम ट्रेडर्स एक पेज पर नहीं हो। हर ट्रेडर का फाइनेंशियल ईयर अलग होगा। मैं किसके बराबर करूं? अगर मैं जनवरी से दिसंबर वालों के बराबर कर लेता हूं तो जुलाई से जून वाले बिगड़ जाएंगे, वो बोलेंगे हमने क्या कसूर किए। इसका मतलब है कि HMRC ने कहा कि देखिए मेरे लिए भी ये चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि मैं टैक्स ईयर को कन्वर्ट करके किस में लेकर जाऊं मेरे भाई, मैं टैक्स ईयर को कन्वर्ट करके लेकर आऊं बराबर टू द फाइनेंशियल ईयर। मैंने कहा देखिए दोनों चीजें पॉसिबल नहीं है। ना ट्रेडर अपने फाइनेंशियल ईयर को चेंज करने पे मानेगा, ना HMRC अपने टैक्स ईयर को फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से चेंज करने को मानेगी। तो मैंने कहा भाई करना क्या है? अब जो भी करना था ना वो करना HMRC ने था, क्योंकि देखो मसला ये है कि टैक्स की पेमेंट किसने रिसीव करनी है? HMRC ने। एज अ ट्रेडर मेरे ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, एज अ ट्रेडर मेरे ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो सिर्फ और सिर्फ रद्दी बराबर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि भाई जब मेरा फाइनेंशियल ईयर खत्म हो तो मैं ईमानदारी के साथ उसकी अमाउंट पर टैक्स लेकर HMRC के पास चला जाऊं, जो कि मैं लेकर आ गया। इसके अलावा मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो अब HMRC ने काम करना शुरू किया। यह बात तो तय थी कि हर साल की प्रोरेशन से बाहर निकलना है, क्योंकि हर साल की प्रोरेशन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं थी। तो HMRC ने फिर एक रूल्स बनाए जिसे हमने नाम दिया बेसिस पीरियड का। और बेसिस पीरियड के रूल्स के मुताबिक HMRC ने कहा कि मैं एक ऐसा सिस्टम अप्लाई करूंगा, मैं एक ऐसा मेथड और प्रोसीजर अप्लाई करूंगा जिस प्रोसीजर के बाद फाइनेंशियल ईयर और टैक्स ईयर की डेट चेंज किए बगैर ये दोनों क्या हो जाएंगे मेरे भाई? ये दोनों बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब है कि मेरा ऑब्जेक्टिव था टैक्स ईयर और फाइनेंशियल ईयर को बराबर करना, और बराबर करने के साथ साथ इनकी डेट्स में किसी भी किस्म का कोई चेंज नहीं करना था। तो मैंने कहा कि जी HMRC ने एक ऐसी पॉलिसी डेवलप की, एक ऐसा प्रोसीजर डेवलप किया जिस प्रोसीजर के मुताबिक वो क्या करेगा, वो एक ऐसा सिस्टम रन करेगा आपके बिजनेस की जिंदगी के पहले फाइनेंशियल ईयर में। हर ट्रेडर के बिजनेस की जिंदगी के पहले फाइनेंशियल ईयर में वो एक ऐसा सिस्टम अप्लाई करेगा
जिस सिस्टम को अप्लाई करने के बाद दूसरे साल से ऑनवर्ड्स आपके तमाम फाइनेंशियल ईयर और टैक्स ईयर क्या हो जाएंगे मेरे भाई, बराबर हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यानी कि फिर सेकंड फाइनेंशियल ईयर से ऑनवर्ड्स आपको कभी भी प्रोरेशन करने की जरूरत नहीं होगी। और ये जो सिस्टम या जो प्रोसीजर अप्लाई किया जाएगा, दैट सिस्टम एंड प्रोसीजर विल बी कंसिडर्ड एज योर बेसिस पीरियड। इसे हम पर्टिकुलरली किसका नाम देते हैं, बेसिस पीरियड का नाम दे रहे होते हैं। तो बेसिस पीरियड एक ऐसा प्रोसीजर है जो कि HMRC इसलिए अप्लाई करता है ताकि वो जो फाइनेंशियल ईयर और टैक्स ईयर के दरमियान के डिफरेंसेस हैं, उन डिफरेंसेस को वो क्या कर देगा मेरे भाई, लाकर इक्वल कर देगा। फाइनेंशियल ईयर और टैक्स ईयर को इक्वल करने के लिए जो रूल्स आप अप्लाई करते हैं, दैट आर द रूल्स ऑफ बेसिस पीरियड। उसे हम किसका नाम दे रहे होंगे, बेसिस पीरियड का नाम दे रहे होंगे, ऑल्सो नोन एज सेल्फ असेसमेंट। हाँ, अलबत्ता ये रूल सिर्फ और सिर्फ बिजनेस की जिंदगी के पहले साल में अप्लाई होंगे। यानी कि जो आपका पहला फाइनेंशियल ईयर होगा, बस उस पहले फाइनेंशियल ईयर के अंदर हम ये रूल्स अप्लाई करके फाइनेंशियल ईयर और टैक्स ईयर को क्या कर देंगे मेरे भाई, बराबर कर देंगे। दूसरे साल से ऑनवर्ड्स फिर हमें कोई रूल्स अप्लाई करने की जरूरत नहीं होगी। दूसरे साल से ऑनवर्ड्स फिर हमें कोई भी रूल्स वगैरह अप्लाई करने की जरूरत नहीं होगी। इस चीज को ध्यान में रखेंगे, सही ना, इस चीज को हम ध्यान में रखेंगे। तो ये बात याद रखें कि बेसिस पीरियड एक ऐसा प्रोसीजर है जो कि HMRC यूज करता है ताकि वो टैक्स ईयर और फाइनेंशियल ईयर को बराबर कर दे। और ये प्रोसीजर वो सिर्फ एक साल में अप्लाई करेगा, और वो साल कौन सा होगा, बिजनेस की जिंदगी का पहला साल होगा। क्या यहां तक बात क्लियर हो गई? अब मेरा HMRC से पहला सवाल, सर ये जो बेसिस पीरियड है ये बिजनेस की जिंदगी में कितनी दफा होते हैं? उसने कहा देखो, बेसिस पीरियड जो है ना वो बिजनेस की जिंदगी में सिर्फ 2 दफा होंगे टोटल। एक स्टार्टिंग ऑफ अ बिजनेस, और दूसरा क्लोजिंग ऑफ अ बिजनेस। मैंने कहा जी जो सेल्फ असेसमेंट के रूल्स हमने अप्लाई करने हैं ना, जो बेसिस पीरियड का जो प्रोसीजर हमने अप्लाई करना है, ये बात हम याद रखें कि ये प्रोसीजर बिजनेस की जिंदगी में सिर्फ कितनी दफा होंगे मेरे भाई, 2 दफा। एक बिजनेस की जिंदगी के बिल्कुल पहले साल में, और दूसरा बिजनेस की जिंदगी के आखिरी साल में। यानी कि ये बेसिस पीरियड के रूल्स हम 2 दफा अप्लाई करते हैं, स्टार्टिंग ऑफ अ बिजनेस और दूसरा कौन सा होगा मेरे भाई, क्लोजिंग ऑफ अ बिजनेस। स्टार्टिंग ऑफ अ बिजनेस और दूसरा कौन सा होगा, क्लोजिंग ऑफ अ बिजनेस। जिस साल बिजनेस स्टार्ट हुआ है उस वक्त अप्लाई करेंगे, और जिस साल बिजनेस क्लोज हो रहा है उस वक्त अप्लाई करेंगे। उसके अलावा कभी भी ये बेसिस पीरियड के रूल्स अप्लाई नहीं किए जाएंगे। और क्योंकि हमारे कोर्स में दोनों हैं तो हमें ये दोनों ही चीजें पढ़नी पड़ेंगी। हमें स्टार्टिंग ऑफ अ बिजनेस भी पढ़ना पड़ेगा और साथ साथ हमें क्लोजिंग ऑफ अ बिजनेस भी पढ़ना पड़ेगा। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि वो हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। यानी कि पहले हम स्टार्टिंग ऑफ अ बिजनेस के कारनामे पढ़ेंगे कि स्टार्टिंग ऑफ अ बिजनेस में क्या क्या मसाइल हैं, और उसके बाद फिर हम क्लोजिंग ऑफ अ बिजनेस के कारनामे पढ़ेंगे कि क्लोजिंग ऑफ अ बिजनेस में क्या क्या इश्यूज हैं, उनको हम कंसिडर कर रहे होंगे। क्या ये बात क्लियर होती है? तो जरा इसे कॉपी करके हेडिंग डाल देंगे, स्टार्टिंग ऑफ अ बिजनेस। चले जी, स्टार्टिंग ऑफ अ बिजनेस, पहली हेडिंग आपने डाल दी। मैंने आपको क्या बताया कि जो बेसिस पीरियड के रूल्स हैं ये अप्लाई होंगे बिजनेस की जिंदगी के पहले साल। अब जब HMRC बिजनेस की जिंदगी के पहले साल के रूल्स बनाने जा रहा था ना, तो उसके बराबर में एक अक्लमंद शख्स बैठा था जिसने उसे बताया कि सर देखें, हालात शदीद कशीदा। मैंने कहा भाई क्या मसला है, रूल्स ही तो बनाने। उसने कहा सर आप एक चीज भूल रहे हैं कि ये जो पहला साल होता है ना, बिजनेस की जिंदगी का जो पहला साल होता है, इसके अपने कुछ इंटरनल मसाइल हैं, कुछ इसकी अपनी बीमारियां हैं जो कि इसने अभी तक नहीं बताई हैं। मैंने कहा भाई वो क्या मसाइल हैं? उसने कहा अब यहां से कहानी शुरू करते हैं कि वो असल में क्या मसाइल हैं। तो मैंने कहा देखिए, सबसे बड़ा मसला तो ये है, या सबसे बड़ा इशू आप ये कह सकते हैं कि सबसे बड़ा मसला, सबसे बड़ा इशू ये है कि पूरी दुनिया में जितने भी बिजनेसेस हैं उनके लिए पहले साल का फाइनेंशियल ईयर 12 महीने का होना लाजिम नहीं है। उसने कहा सर ये आपको पता होना चाहिए कि पहले फाइनेंशियल ईयर के लिए 12 मंथ्स की कंडीशन नहीं होती। पहला फाइनेंशियल ईयर 12 महीने का हो सकता है, 12 महीने से कम का भी हो सकता है, और 12 महीने से ज्यादा का भी हो सकता है। पहले फाइनेंशियल ईयर में हमने कोई रिस्ट्रिक्शंस वगैरह अप्लाई नहीं की है। ये बोर्ड पूरा है ना मेरे दोस्त, वहां तक
बट ठीक है, सही है ना। तो पहले फाइनेंशियल ईयर में कोई रिस्ट्रिक्शन जो है ना वो एप्लीकेबल नहीं है। पहला फाइनेंशियल ईयर 12 महीने का हो सकता है, 12 महीने से कम का भी हो सकता है, और वो कम से कम 3 महीने का हो सकता है। और पहला फाइनेंशियल ईयर 12 महीने से ज्यादा का भी हो सकता है, और वो ज्यादा से ज्यादा 24 महीने तक का भी हो सकता है। इट मींस के पहले फाइनेंशियल ईयर के सामने जो आपके पास कहानी आएंगी ना सर, वो आएंगी 3 महीने से लेकर 24 महीने तक की। मैंने कहा यार इन्होंने ऐसा क्यों किया? उसने कहा सर इन्होंने ऐसा इस वजह से किया ताकि वो एक फ्री एक्सेस दे सके टू एवरी पर्सन हु वांट्स टू स्टार्ट द बिजनेस, जिसकी एग्जांपल मैंने आपको पहले भी दी थी। एसीसी ने क्या किया? उसने कहा सब आने दो, फ्री एक्सेस। क्योंकि अगर आप एक्सेस रोकेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि अल्टीमेटली नुकसान किसका होगा? नुकसान आपका होगा अपना। उसने कहा सर देखिए मसला क्या है, अगर एक बंदे को मैं ये कहूं कि नहीं जी तुम्हारा फाइनेंशियल ईयर लाजमी 12 महीने का होना चाहिए, और अगर वो चाहता है कि वो फाइनेंशियल ईयर एंड करे दिसंबर को, तो इसका मतलब है कि लाजमी उसको बिजनेस कब स्टार्ट करना पड़ेगा? जनवरी में। अब उसके पास पैसे हैं मई के अंदर, वो बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है आखिर में, बस आज के दिन में वो बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है, पर वो कह रहा है जी मैं नहीं कर सकता। हमने उससे सवाल पूछा भाई क्यों नहीं कर सकता? उसने कहा जी ये मसला है, मैं तो चाहता हूं कि फाइनेंशियल ईयर दिसंबर में एंड हो, और अगर मैं चाहता हूं तो फिर मुझे बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा जनवरी में। अकाउंटिंग ने कहा नहीं काके, मई में स्टार्ट कर दे। पहला फाइनेंशियल ईयर दिसंबर में एंड करना चाहता ना, कर ले दिसंबर में एंड। मई से दिसंबर कितने हो गए? 8 महीने, 6 महीने बावले, सही ना। मई से दिसंबर कितने महीने हो गए मेरे भाई? 8 महीने। उसने कहा जी 8 महीने। अब आपने कहा नहीं जी 8 महीने तो बड़े जल्दी हैं, मई से दिसंबर 8 महीने में तो मैं फाइनेंशियल ईयर कैसे एंड करूंगा? मेरे तो बिजनेस अभी डेवलपिंग स्टेज पे। अगला साल दिसंबर ले ले, मई से लेकर अगले साल दिसंबर पे ले जा, 20 महीने का फाइनेंशियल ईयर कर दे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब तो खुश है। इसका मतलब यह है कि आपने उसे बिजनेस करने की आजादी दे दी कि भाई तुम चाहो तो 3, 4, 6 महीने में फाइनेंशियल ईयर एंड कर दो। तुम्हें लगता है कि मैं फौरन से फाइनेंशियल ईयर एंड नहीं कर सकता, मुझे टाइम चाहिए, तो तुम अगले साल तक का टाइम ले लो। तुम्हारे पास 24 महीने तक का टाइम है, तुम अपना आसानी से बिजनेस रन कर सकते हो। तो इसका मतलब है कि आपको फ्री एक्सेस देना पड़ेगा। जब आप फ्री एक्सेस देंगे तो लोग सुकून के साथ बिजनेस स्टार्ट कर सकते होंगे और अपनी मर्जी से फाइनेंशियल ईयर एंड कर सकते होंगे। अगर आप उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे तो फिर मसला है। हाँ अलबत्ता दूसरे साल से फिर ये रिस्ट्रिक्शन है कि दूसरे साल से ऑनवर्ड्स कंपलसरी आपका फाइनेंशियल ईयर कितने मंथ्स का होगा? 12 महीने का। इसका मतलब यह है कि पहले साल में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन दूसरे साल से ऑनवर्ड्स आपके पास यह रिस्ट्रिक्शन है कि आपका फाइनेंशियल ईयर कंपलसरी 12 महीने का होगा। तो मैंने उससे पूछा भाई कहना क्या चाहते हो? उसने कहा सर मैं कहना ये चाहता हूं कि आपने अभी थोड़ी देर पहले फतवा जारी किया था कि हम बेसिस पीरियड का रूल अप्लाई करेंगे बिजनेस की सिर्फ पहले साल में, पहले फाइनेंशियल ईयर में। तो ये सोचकर रूल बनाइएगा कि आपके पास फाइनेंशियल ईयर हमेशा 12 महीने का नहीं होगा। आपके पास एक बंदा आएगा और वो कहेगा जी मेरा फाइनेंशियल ईयर 5 महीने का है। एक बंदा अगर कहेगा जी मेरा फाइनेंशियल ईयर तो 8 महीने का है। एक आकर कहेगा कि जी 12 महीने का है। एक आकर कहेगा कि जी 16 महीने का है। एक आकर कहेगा कि जी 22 महीनों का है। मैंने कहा सर आप इन तमाम चीजों के लिए तैयार रहें कि आपके पास जो कहानी आएंगी ना, वो कहानियां 3 महीने से लेकर चलेंगी और कहां तक जाएंगी? टिल 24 मंथ्स। 3 महीने से चलेंगी और 3 महीने से लेकर कहां तक जाएंगी? 24 महीने तक जाएंगी। आपके पास 3 महीने का फाइनेंशियल ईयर भी आएगा, 6 का भी आएगा, 8 का भी आएगा, 10 का भी आएगा, 12 का भी आएगा, 15 का भी आएगा, 18 का भी आएगा, 20 का भी आएगा, 22 का भी आएगा, 24 का भी आएगा। तो रूल्स उसके हिसाब से बनाइएगा। अब हमने दिमाग लगाया और दिमाग लगाकर हमने बनाए 5 केसेस। हमने कहा जी स्टार्टिंग ऑफ अ बिजनेस की सारी सूरत हाल कितने केसेस में निपटा देंगे हम? 5 केसेस के अंदर। हमने 5 रूल्स बनाए बेसिस पीरियड के फॉर द स्टार्टिंग ऑफ अ बिजनेस। मैंने कहा जी अब मेरे पास इन 5 रूल्स को बनाने के पास तुम किसी भी किस्म का फाइनेंशियल ईयर लेकर आ जाओ, मैं इन 5 रूल्स के अंदर उसको क्या कर दूंगा मेरे भाई? निपटा दूंगा। मुझे छठी कोई बात करने की जरूरत नहीं होगी। इसका मतलब यह है कि स्टार्टिंग ऑफ अ बिजनेस के अंदर जो सेल्फ असेसमेंट होगी, जो बेसिस पीरियड होंगे, वो बेसिकली कितने रूल्स के ऊपर डिपेंड कर रहे होंगे? टोटल 5 रूल्स के ऊपर होगा। जो भी कहानी होगी, जो भी काम होगा, वो कितने रूल्स के हिसाब से हो जाएगा? टोटल 5 रूल्स के हिसाब से। तो मैंने कहा जी इन 5 रूल्स के अंदर मैंने सारी चीजें इनकॉर्पोरेट करनी है। 3 महीने से लेकर 24 महीने वाले तक की सबकी चीजें मैंने इसमें इनकॉर्पोरेट कर ली हैं। मुझे इसमें कोई और चीज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की जरूरत दरपेश नहीं होगी। अब हमें यह बात याद रखनी है। क्या ये बात क्लियर होती है?
अब ये 5 केसेस कौन कौन से थे जरा लिख लें अपने पास। केस नंबर 1, accounting period is of 12 months. Case number 1 है accounting period is of 12 months. Case number 2, accounting period is more than 12 months. Accounting period is more than 12 months. Case number 3, accounting period is less than 12 months. Accounting period is less than 12 months. Case number 4, accounting period is more than 12 months. Accounting period is more than 12 months and a complete tax year in it. Accounting period is more than 12 months and a complete tax year in it. Tax year in it. और केस नंबर 5, accounting period is less than 12 months. Accounting period is less than 12 months and no tax year in it. And no tax year in it. सही भाई, उसने कहा जी 5 बातें। अब मेरे पास जितने भी फाइनेंशियल मंथ्स आ जाए ना, मेरे पास जितने भी मंथ्स का फाइनेंशियल ईयर आ जाए, मैं इन 5 बातों में निपटा दूंगा बिस्मिल्लाह पढ़ के। अब मेरे पास जो सूरत हाल आएगी वो क्या क्या आ सकती है। एक, अकाउंटिंग पीरियड 12 महीने का है। दूसरा, अकाउंटिंग पीरियड 12 महीने से ज्यादा का है। तीसरा, अकाउंटिंग पीरियड 12 महीने से कम का है। चौथा, अकाउंटिंग पीरियड 12 महीने से ज्यादा का है और इतना ज्यादा का है कि उसमें पूरा एक टैक्स ईयर आ रहा है। और पांचवा, अकाउंटिंग पीरियड 12 महीने से कम का है और इतने कम का है कि उसमें कोई टैक्स ईयर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो मैंने कहा जी ये टोटल 5 बातें हैं। अब कोई भी फाइनेंशियल ईयर कहीं से भी स्टार्ट होकर कहीं पर भी एंड हो जाए, जब वो मेरे पास वो फाइनेंशियल ईयर लेकर आएगा ना, तो मैं उसमें बेसिस पीरियड के जो रूल्स अप्लाई करूंगा वो इन 5 में से भी कोई एक होगा। इन 5 में से कोई एक रूल अप्लाई होगा और हम आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। हमें मजीद कोई एफर्ट्स या मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ रही होगी। इस चीज को हमने ज़हनशीन करना है। क्या ये बात क्लियर है यहां तक? कोई मसाइल? तो अब इसमें केस नंबर 1 की हेडिंग डाल देंगे। आप केस नंबर 1, अकाउंटिंग पीरियड इज ऑफ 12 मंथ्स। चले जी। मिस्टर ए स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2021 टू 31 दिसंबर 2021। प्रॉफिट है 1.5 लाख पाउंड का। फिर 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2022 प्रॉफिट है 1,60,000 का। और 1 जनवरी 2023 टू 31 दिसंबर 2023 प्रॉफिट है 1,20,000 का। देखिए, अगर आपको याद हो खुदा ना खास्ता, तो मैंने सेल्फ असेसमेंट के टॉपिक से रिलेटेड आपको वेरी फर्स्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था कि आप समझ लें कि टैक्स के अंदर जो है ना, वो 2 टॉपिक अज़ाब इलाही हैं, और वो है सेल्फ असेसमेंट और इसके बाद लॉसेस। आपको लग पता जाएगा। और सेल्फ असेसमेंट, इस चीज को समझें कि ये क्लास में पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बड़ा आसान लगता है, क्योंकि क्लास में आप इसे पढ़ रहे होते हैं केस वाइज। और जब क्लास में आप चीजें केस वाइज पढ़ रहे होते हैं तो आपका मेंटल लेवल उसी हिसाब से सेट होता है कि अच्छा यार, सवाल इसी केस का होगा, ये इस तरीके से सॉल्व करना है। जबकि आपको पता होना चाहिए कि पेपर में ऐसी सूरत हाल नहीं होगी। पेपर में एक जर्नल सवाल होगा जिसमें पहले आपको खुद ही केस आइडेंटिफाई करना होगा। यानी कि अगर मैं शॉर्ट अब तक जितना पढ़ा हूं वो मैं बताऊं
कि पहले आपको सवाल पढ़कर ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इसमें सेल्फ असेसमेंट में स्टार्टिंग ऑफ अ बिजनेस के रूल लगेंगे या क्लोजिंग ऑफ अ बिजनेस के। फिर अगर स्टार्टिंग ऑफ अ बिजनेस के लगेंगे तो कौन सा वाला केस लगेगा, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5। ये दो चीजें आइडेंटिफाई करने के बाद फिर वो सवाल सॉल्व होना शुरू होगा। तो ज्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि जब मैं कहता हूं ना कि जी सेल्फ असेसमेंट इज अ डिफिकल्ट टॉपिक टू हैंडल, तो वो बेसिकली पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताता हूं। जब आप इसके एग्जाम के पास पेपर के सवाल देखेंगे तो आपको लगेगा पता। क्लास में पढ़ना इस वजह से आसान होता है क्योंकि क्लास में हम पढ़ी जो है ना वो बेसिकली केस वाइज रहे होते हैं, तो आपको पता चलता है कि ठीक है यार सर ने ये केस दिया, ये इस तरीके से सॉल्व होगा, स्टेप्स आप याद कर लेते हैं। लेकिन पेपर में कंपैरेटिवली ये थोड़ा सा डिफिकल्ट आएगा, तो ये चीज समझे, थोड़ा सा मुश्किल एरिया है ये, पहली चीज। केस नंबर 1 हम पढ़ रहे हैं, और केस नंबर 1 क्या था कि अकाउंटिंग पीरियड इज ऑफ 12 मंथ्स। जो भी कारनामा सर अंजाम देना है वो बस पहले फाइनेंशियल ईयर में करना है, दूसरे फाइनेंशियल ईयर से ऑनवर्ड्स कोई वर्किंग नहीं होगी। जो भी वर्किंग करनी है वो कौन से फाइनेंशियल ईयर में करनी है मेरे भाई, वो पहले फाइनेंशियल ईयर में करनी है, और पहले फाइनेंशियल ईयर में करके कंप्लीट करके डन करके साइड में रख देनी है। दूसरे फाइनेंशियल ईयर से ऑनवर्ड्स कुछ भी नहीं होगा। और सबसे मेन बात, इसमें सिर्फ 2 रिक्वायरमेंट्स है, तीसरी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। वो हमेशा आपसे सवाल में कहेगा कि कैलकुलेट द असेसेबल प्रॉफिट, और दूसरा बस ये 2 चीजें निकालनी है। टोटल कितनी चीजें निकालनी है टोटल, क्या क्या, असेसेबल प्रॉफिट और ओवरलैपिंग प्रॉफिट, सही ना। क्या क्या निकालेंगे, असेसेबल प्रॉफिट और ओवरलैपिंग प्रॉफिट, दैट शिट। सुनना गौर से, असेसेबल का मतलब मैं आपको पहले भी पढ़ाकर आया हूं प्रॉपर्टी इनकम में, अगर आपको खुदा ना खास्ता याद हो, एमसीक्यू भी किया था। असेसेबल का मतलब होता है टैक्सेबल। असेसेबल मींस टैक्सेबल, ये प्रॉपर्टी इनकम में भी मैं आपको पढ़ा कर आया हूं। असेसेबल प्रॉफिट का मतलब है वी नीड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ टैक्सेबल प्रॉफिट। टैक्सेबल प्रॉफिट का मतलब होता है कि मुझे हर टैक्स ईयर के प्रॉफिट का वो हिस्सा निकालना है जिस प्रॉफिट पर मुझे एचएमआरसी को क्या पे करना है, टैक्स पे करना है, सही ना। टैक्सेबल प्रॉफिट का मतलब है कि वो हिस्सा जिस अमाउंट पर मुझे एचएमआरसी को क्या पे करना है मेरे भाई, टैक्स पे करना है, एक। और दूसरी चीज हमें क्या कैलकुलेट करनी है कंपलसरी, इस पर अभी हम बात करेंगे। फिलहाल ओवरलैपिंग प्रॉफिट को मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज ओवरलैपिंग प्रॉफिट ऑल अबाउट। फिलहाल आप समझ लें कि सवाल में सेल्फ असेसमेंट के सवाल में हमेशा मैक्सिमम कितनी रिक्वायरमेंट्स है, 2। या तो असेसेबल प्रॉफिट निकालना होगा या फिर क्या निकालना होगा, ओवरलैपिंग प्रॉफिट निकालना होगा, और कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। पेन रख दे, कैलकुलेटर उठाए, पहले तसल्ली से मेरी कहानी सुने और सवाल को कंप्लीट होने दें। जब पूरा सवाल कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मैं आपसे पूछूंगा कि कोई सवाल है या नहीं है। बीच में कोई सवाल मत लेकर आइएगा, पहले पूरी कहानी सुन लीजिएगा। इन केस अगर बीच में कोई जहन में सवाल आता है तो वो आप अपने पास रजिस्टर में लिख लें, ताकि आप मुझसे सवाल के एंड पर वो क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हो। क्योंकि हो सकता है कि जब मैं स्टेप नंबर 1 पढ़ाऊं तो आपके जहन में कोई सवाल आए, वो पॉसिबिलिटी है कि स्टेप नंबर 3 में खुद ब खुद सॉल्व हो जाए, क्योंकि मैं सवाल को स्टेप बाय स्टेप कराऊंगा ना, तो वो स्टेप बाय स्टेप वो सवाल आपके आंसर्स खुद ब खुद आते चले जाएंगे। बिल्कुल आखिर में जाकर जब आपको ऐसा लगे कि नहीं सर आपने सवाल कंप्लीट कर लिया लेकिन मेरे जहन में फिर भी कुछ सवालात हैं, तो वो फिर हम सवाल के आखिर में ले लेंगे। तब तक जरा तसल्ली रखेंगे, खामोशी रखेंगे। मैं लेकर पहुंचा पहले साल का प्रॉफिट 1 जनवरी 2021 टू 31 दिसंबर 2021। पहले साल का प्रॉफिट मैं एचएमआरसी के पास लेकर पहुंचा और एचएमआरसी ने कहा कि भाई तुम्हारे पहले फाइनेंशियल ईयर के अंदर कितने टैक्स ईयर आ रहे हैं, 2। सुना गौर से, तुम्हारे पहले फाइनेंशियल ईयर के अंदर कितने टैक्स ईयर्स आ रहे हैं, 2 टैक्स ईयर्स आ रहे हैं। तो मैंने कहा भाई उसका क्या करना है, उसने कहा यही तो मेन चीज है। उसने कहा जी सबसे पहले ये काम करें कि इसके अंदर जो पहला वाला टैक्स ईयर आ रहा है ना, जरा उसका प्रॉफिट अलग करके उसके प्रॉफिट पे तो पहले टैक्स पे कर दो ना मेरे भाई। और उस हिस्से को निकालने के लिए उसने क्या कहा कि उसने कहा कि देखो सवाल सॉल्व करने के लिए होंगे 2 स्टेप्स। स्टेप नंबर 1 में तुम जाओगे अपने बिजनेस की जिंदगी के पहले दिन, यानी कि 1 जनवरी 2021 से फॉरवर्ड टू द नियरेस्ट टैक्स ईयर। बिजनेस की जिंदगी के पहले दिन से फॉरवर्ड टू द नियरेस्ट टैक्स ईयर। तो मैंने कहा जी मेरे बिजनेस की जिंदगी का पहला दिन था 1 जनवरी 2021, और अगर मैं इससे फॉरवर्ड जाता हूं टू द नियरेस्ट टैक्स ईयर, तो इससे फॉरवर्ड नियरेस्ट टैक्स ईयर बनेगा 5 अप्रैल 2021।
2021, ये करीब तरीन है। अब मुझे बताओ कि 1 जनवरी 2021 से 5 अप्रैल 2021, गौर से सुनना और दिमाग चलाना, ये कितने महीने होंगे? ये 3 महीने होंगे। और ये 3 महीने कौन से टैक्स ईयर के होंगे? कौन से टैक्स ईयर के? 20-21 के। ये 21-22 के नहीं होंगे, क्योंकि 21-22 का टैक्स ईयर शुरू होता है अप्रैल 2021 से, ये मार्च 2021 पे खत्म हो रहा है एक तरीके से। तो इसका मतलब है कि जो 3 महीने हैं, ये 3 महीने कौन से टैक्स ईयर में होंगे मेरे भाई? 20-21 में। तो HMRC ने कहा कि तुम एक काम करो कि तुम्हारे जो पहले 12 महीने हैं ना, उस 12 महीने के प्रॉफिट में से पहले इन 3 महीने के प्रॉफिट पे तो टैक्स दे दो ना मेरे भाई। 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 12, 37,500। तो मैंने कहा जी दिस 37,500 विल बी कंसिडर्ड एज माय असेसेबल प्रॉफिट फॉर द टैक्स ईयर ऑफ 2021। उसने कहा जी 20-21 के टैक्स ईयर में जितने प्रॉफिट पर तुमने टैक्स देना है दैट इज 37,500। ये मेरा 20-21 के टैक्स ईयर का हो गया असेसेबल प्रॉफिट, ही हो गया स्टेप नंबर 1। तो स्टेप नंबर 1 में हम हमेशा बाय डिफॉल्ट क्या करेंगे कि हम जाएंगे स्टार्टिंग डेट से फॉरवर्ड टू द नियरेस्ट टैक्स ईयर, यानी कि मेरे फाइनेंशियल ईयर में जो पहला हिस्सा होगा ना, जो पहले टैक्स ईयर का हिस्सा होगा, उसको तो मैं कैलकुलेट करके उस पर फौरन से क्या पे कर दूंगा? टैक्स पे कर दूंगा। फिर उसने कहा कि जी अब आएंगे हम स्टेप नंबर 2 पर। उसने कहा जी स्टेप नंबर 2 में मैं टैक्स ईयर और फाइनेंशियल ईयर को क्या करूंगा? बराबर करूंगा। मैं टैक्स ईयर और फाइनेंशियल ईयर को क्या करूंगा? बराबर करूंगा। और उसने कहा देखो इन दोनों को बराबर करने के लिए ये लाजिम है कि दोनों के नंबर ऑफ मंथ्स सेम होने चाहिए। दोनों को सेम करने के लिए, दोनों को बराबर करने के लिए ये लाजिम है कि दोनों के नंबर ऑफ मंथ्स क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। अब मैंने कहा कि जी दोनों के नंबर ऑफ मंथ्स का मतलब, उसने कहा देखो टैक्स ईयर के नंबर ऑफ मंथ्स कितने हैं? अप्रैल से मार्च कितने महीने बनते हैं? 12 महीने। तो अगर टैक्स ईयर के महीने 12 है और मैं फाइनेंशियल ईयर और टैक्स ईयर को बराबर करना चाहता हूं, तो जब नंबर ऑफ मंथ्स टैक्स ईयर में 12 है तो फाइनेंशियल ईयर में भी कितने होने चाहिए? 12 महीने होने चाहिए। उसने कहा जी मुझे तुम्हारे फाइनेंशियल ईयर में से 12 महीने चाहिए। मुझे तुम्हारे फाइनेंशियल ईयर में से कितने महीने चाहिए? 12 महीने। और ये 12 महीने में कैसे हासिल करूंगा? उसने कहा जी ये 12 महीने हासिल करने के लिए मैं जाऊंगा तुम्हारे फाइनेंशियल ईयर के आखिरी दिन, पहले फाइनेंशियल ईयर के आखिरी दिन से 12 मंथ्स बैक। अगर मुझे तुम्हारे फाइनेंशियल ईयर में से 12 महीने चाहिए तो ये 12 महीने हासिल करने के लिए मैं जाऊंगा तुम्हारे पहले फाइनेंशियल ईयर के आखिरी दिन से 12 महीने पीछे। पहले फाइनेंशियल ईयर का आखिरी दिन कहां है मेरे भाई? 31 दिसंबर 2021 से अगर मैं 12 महीने पीछे जाऊंगा तो मुझे बताओ क्या डेट बनेगी? 1 जनवरी 2021 टू 31 दिसंबर 2021। आगे बढ़ने से पहले HMRC ने कहा कि बेटा देखो कुछ चीजें मानकर चलनी पड़ती हैं कि फिर ऐसे ही होगा। भले वो सिस्टम आपको समझ आए या ना आए, लेकिन आपको कुछ चीजें अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से उसको अज्यूम करके चलना पड़ता है ताकि हम आगे वाले मसलों को क्या कर सकते हो? हल कर सकते हो। इसलिए उसने कहा कि होगा ये कि जब मैं तुम्हारे फाइनेंशियल ईयर के 12 महीने लूंगा ना, तो स्टेप नंबर 2 में नाउ वी विल डिसाइड ऑन द लास्ट डेट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। मैं फिर फाइनेंशियल ईयर का आखिरी दिन देखूंगा। फाइनेंशियल ईयर का आखिरी दिन जिस टैक्स ईयर में होगा, मैं उसी टैक्स ईयर के रूल्स के मुताबिक पूरे 12 महीने के प्रॉफिट पर तुमसे टैक्स ले लिया करूंगा, ये मानकर के पूरा का पूरा साल इसी टैक्स ईयर में लाए हो रहा है, उसमें हमें कोई प्रोरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ रही होगी। उसने कहा जी फिर दूसरे स्टेप में जब मैं 12 मंथ्स लूंगा तो मैं 12 महीने का आखिरी 12वें महीने का आखिरी दिन देखूंगा, और उस आखिरी दिन पर फिर होगा ये कि मैं उस आखिरी दिन की बेसिस के ऊपर ये फैसला करूंगा कि तुम्हारे फाइनेंशियल ईयर का आखिरी दिन जिस टैक्स ईयर में होगा, मैं ये मानकर चल लूंगा कि उसी टैक्स ईयर के रूल्स के मुताबिक पूरे प्रॉफिट पर टैक्स लिया जाएगा और हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी। अब सुनना गौर से, 31 दिसंबर 2021
ये आखिरी दिन 31 दिसंबर 2021, सिर्फ ये आखिरी दिन। मुझे बताओ ये आखिरी दिन कौन से टैक्स ईयर में? 21-22 में। तो मैंने कहा जी 31 दिसंबर 2021 ये आएगा 21-22 के टैक्स ईयर में, और मैं ये मानकर चलूंगा कि तुम्हारा पहला फाइनेंशियल ईयर पूरा का पूरा कौन से टैक्स ईयर में है? 21-22 में। और मैं तुमसे 21-22 के टैक्स ईयर के रूल्स के मुताबिक पूरे प्रॉफिट पर टैक्स ले लूंगा, दैट इज ऑफ 150,000। और फिर आने वाले तमाम सालों में हम यही करेंगे। उसने कहा फिर दूसरे फाइनेंशियल ईयर से ऑनवर्ड्स बस यही होगा कि मैं दूसरे फाइनेंशियल ईयर से ऑनवर्ड सिर्फ क्या देखूंगा? फाइनेंशियल ईयर का आखिरी दिन। दूसरे फाइनेंशियल ईयर से ऑनवर्ड्स फिर मैं सिर्फ क्या देखूंगा? फाइनेंशियल ईयर का आखिरी दिन देखूंगा कि फाइनेंशियल ईयर का आखिरी दिन कौन से टैक्स ईयर में है। फाइनेंशियल ईयर का आखिरी दिन जिस टैक्स ईयर में होगा उसी टैक्स ईयर के रूल्स के मुताबिक पूरे प्रॉफिट पर क्या ले लिया करूंगा? आपसे टैक्स ले लिया करूंगा। अब मुझे बताओ दूसरा फाइनेंशियल ईयर क्या डेट है उसकी? 31 दिसंबर 2022। मुझे बताओ ये कौन सा टैक्स ईयर होगा? 22-23। मैंने कहा जी 22-23 के टैक्स ईयर के रूल्स के मुताबिक पूरे प्रॉफिट पे टैक्स ले लूंगा, दैट इज 1,60,000। फिर उससे अगला वाला 31 दिसंबर 2023, ये कौन सा टैक्स ईयर हो जाएगा? 23-24। और 23-24 का असेसेबल प्रॉफिट 1,20,000। और फिर ये कहानी इसी तरीके से ऑनवर्ड्स चलती चली जाएगी। फिर हमें किसी भी किस्म की एडजस्टमेंट या प्रोरेशन करने की जरूरत नहीं होगी। पहले फाइनेंशियल ईयर, फिर हम सिर्फ आगे ऑनवर्ड्स क्या देखेंगे? फाइनेंशियल ईयर का आखिरी दिन। फाइनेंशियल ईयर के आखिरी दिन में हम जाकर देखेंगे कि वो कौन से टैक्स ईयर में आ रहा है। फाइनेंशियल ईयर का आखिरी दिन जिस टैक्स ईयर में आ रहा होगा उसी टैक्स ईयर के रूल्स के मुताबिक पूरे प्रॉफिट पर क्या पे हो जाया करेगा मेरे भाई? टैक्स पे हो जाया करेगा, और कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत दरपेश नहीं होगी और कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत भी नहीं हो रही होगी। तो दो स्टेप। स्टेप नंबर 1 क्या था कि हम जाएंगे स्टार्टिंग डेट से फॉरवर्ड टू द नियरेस्ट टैक्स ईयर, और स्टेप नंबर 2 में हमें फाइनेंशियल ईयर और टैक्स ईयर को क्या करना था मेरे भाई? बराबर करना था। फाइनेंशियल ईयर और टैक्स ईयर को बराबर करने के लिए मैं क्या करूंगा कि मैं अपने बिजनेस की जिंदगी के पहले फाइनेंशियल ईयर के आखिरी दिन से कितने मंथ्स पीछे जाऊंगा? 12 मंथ्स बैक जाऊंगा, और 12 मंथ्स को हम कंसिडर कर रहे होंगे। और दूसरे स्टेप से ऑनवर्ड्स हम सिर्फ देखेंगे फाइनेंशियल ईयर का आखिरी दिन। फाइनेंशियल ईयर के आखिरी दिन जिस टैक्स ईयर में होगा उसी टैक्स ईयर के रूल्स के मुताबिक पूरे प्रॉफिट पर क्या पे हो जाया करेगा मेरे भाई? टैक्स पे हो जाया करेगा, और मजीद कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी। क्लियर होती बात यहां तक? ये कहानी जब HMRC ने मुझे सुनाई, मैंने उससे हाथ वाथ मिलाया, मैंने कहा भाई मसला हल। उसने कहा हाँ जी मसला हल, अब हमें अब आगे कोई प्रोरेशन करने की जरूरत नहीं। अब हम निकल कर बाहर गए, और जब हम गेट पे पहुंचे तो जो HMRC का गेट का चौकीदार था ना, उसने भी टैक्स का पेपर पढ़ा हुआ था। उसने बोला कि जी कुछ पता चला? मैंने कहा उसने कुछ पता ही नहीं चलने दिया। उसने कहा यही उसका कमाल है कि वो काम भी कर जाता है और पता भी नहीं चलने देता। उसने कहा गौर से देखो कि तुम्हारे साथ उसने किया क्या। पहले 1,50,000 में से उसने तुमसे 37,500 पे टैक्स ले लिया, ऐसे किया। और फिर दूसरी दफा जब तुमसे दोबारा टैक्स लिया तो पूरे 1.5 लाख पे ले लिया। तो सर होना यह चाहिए था कि जब दूसरी दफा तुम टैक्स पे करने जाते तो तुम 1,50,000 में से 37,500 क्या करते? माइनस करते। माइनस करके जो रिमेनिंग अमाउंट बचती 1,12,500 उस पर टैक्स भरना चाहिए था। तुम पूरे 1.5 लाख पे टैक्स भर के आ गए। मैंने कहा हाँ यार ये तो बड़ा माहौल बना दिया उसने, ये तो उसने पता ही नहीं चलने दिया कि हमारे साथ उसने किया क्या। आप आस्तीनें चढ़ाकर वापस गए HMRC के पास फड्डा करने। आपने जाके ये पूरी कहानी सुनाई। उसने कहा जी कहानी तुम्हारी बिल्कुल वैलिड है, बैठ जाओ, चाय पापा मंगवाते हैं तुम्हारे लिए, जरा आराम से तसल्ली के साथ बात करते हैं। उसने आपको बिठाया। उसने कहा जी पहला सवाल, अगर मैं ये 37,500 माइनस कर देता तो फिर तुम्हारा प्रॉफिट कितने महीने को आ जाता? 9 मंथ्स का। तो फाइनेंशियल ईयर 9 मंथ्स का हो जाता, और टैक्स ईयर कितने मंथ्स का था? 12 महीने का। सर प्रोरेशन में फिर वहीं फंस जाते। हमें तो टैक्स ईयर और फाइनेंशियल ईयर के नंबर ऑफ मंथ्स को क्या करना था? बराबर करना था ना। अब हमारी तो मजबूरी है, अगर तुम बात कर रहे हो तो तुम्हारी बात बिल्कुल वैलिड है कि मैंने 1.5 लाख में से पहले 37,500 पे टैक्स ले लिया, दोबारा से टैक्स नहीं लेना चाहिए था,
लेकिन इक्वल करने के लिए मजबूरी थी दोबारा से टैक्स लेना। ये हमारे ऊपर कंपलसरी हो गया था कि 12 महीने के प्रॉफिट पे टैक्स लेते। हाँ, अलबत्ता मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। अब जरा उसने कहा सुनो हुआ क्या, तुम्हारे हिसाब से मैंने पहले तुमसे कितने प्रॉफिट पे टैक्स लिया? 37,500 पर। सुनना गौर से, पहले मैंने तुमसे टैक्स लिया 37,500 पर, फिर दूसरी दफा मैंने तुमसे टैक्स कितने पर लिया? 1,50,000 पर। इसका मतलब है कि क्या मैं ये कह सकता हूं कि मैंने टोटल टैक्स तुमसे कितने पर ले लिया? मैंने टोटल टैक्स तुमसे कितने पर ले लिया? 187,500 पर। लेकिन भाई तुम्हारा असली प्रॉफिट कितने का था? 1.5 लाख का। यानी कि क्या मैं ये कह सकता हूं कि 37,500 का प्रॉफिट ऐसा प्रॉफिट है जिस पर मैंने HMRC को 2 दफा टैक्स पे किया है। 37,500 का प्रॉफिट वो प्रॉफिट है जिस पर मैंने HMRC को क्या पे किया है? डबल टैक्स पे किया है। अब उसने कहा देखो, क्योंकि ये कैलकुलेट हो चुका है ना, तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से पहले इसका नाम रख देते हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये आ चुका है दुनिया में 37,500, तो पहले इसका नाम रख देते हैं, और इसका नाम हमने रखा ओवरलैपिंग प्रॉफिट। ओवरलैपिंग प्रॉफिट असल में प्रॉफिट की वो अमाउंट है जिस पर आपने HMRC को डबल टैक्स पे किया है। ओवरलैपिंग, सही ना? ज्यादा। तो ओवरलैपिंग का मतलब ही ये होता है कि प्रॉफिट का वो हिस्सा जिस पर आपने HMRC को क्या पे किया है मेरे भाई? डबल टैक्स पे किया है, 2 दफा टैक्स पे किया है। HMRC ने कहा जी मैं इस बात को मानने से इनकारी नहीं कर रहा हूं, और मैं ये बात बिल्कुल एक्सेप्ट कर रहा हूं कि प्रॉफिट का कुछ हिस्सा ऐसा है जिस पर मैंने तुमसे क्या किया है? जिस पर मैंने तुमसे डबल टैक्स रिसीव किया है। ये 37,500 पर मैंने तुमसे डबल टैक्स रिसीव किया है, और जिस प्रॉफिट पर मैं तुमसे डबल टैक्स लेता हूं दैट विल बी कंसिडर्ड एज योर ओवरलैपिंग प्रॉफिट। लेकिन सर ये ओवरलैपिंग प्रॉफिट जो है ना, मैं आपको वापस नहीं करूंगा और ना ये एडजस्ट होगा। अब ये समझ लें कि ये ओवरलैपिंग प्रॉफिट आपकी तरफ से मेरे पास एक रखी हुई अमानत है। इसको अमानत मान लें, इसको एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स कह लें, इसको अपने पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट में टैक्स एसेट का नाम दे दें, जो मानना है मान लें। पैसे वापस नहीं करूंगा। ये अमाउंट मैं तुम्हें वापस करूंगा तुम्हारे बिजनेस की जिंदगी के आखिरी साल में। जिस साल तुम बिजनेस को क्लोज करोगे ना, और तुम अपने बिजनेस की जिंदगी के आखिरी फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट लेकर मेरे पास आओगे, ये जो ओवरलैपिंग प्रॉफिट की अमाउंट है ना, मैं तुम्हें वापस करूंगा कब? बिजनेस की जिंदगी के आखिरी साल में। ये वापस कैसे होगी, उसका पैटर्न क्या होगा, उसे हम डिस्कस करेंगे इन द क्लोजिंग ऑफ अ बिजनेस। सही ना? दूसरा पैटर्न था ना, एक तो स्टार्टिंग ऑफ अ बिजनेस था, और दूसरा कौन सा था? क्लोजिंग ऑफ अ बिजनेस। यानी कि इस मसले को हम किस में डिस्कस करेंगे? क्लोजिंग ऑफ अ बिजनेस में डिस्कस करेंगे। फिलहाल स्टार्टिंग ऑफ अ बिजनेस में हमें 2 ही चीजें निकालनी है। हमें निकालना है असेसेबल प्रॉफिट और ओवरलैपिंग प्रॉफिट। इसके बाद की कहानी खत्म हो जाएगी। ओवरलैपिंग प्रॉफिट मैंने आपको समझा दिया कि ओवरलैपिंग प्रॉफिट कहते हैं वो प्रॉफिट का हिस्सा जिस पर आपने 2 दफा टैक्स पे किया है। ये अमाउंट HMRC ना अभी आपको वापस करेगा और ना अभी उसको कहीं पर एडजस्ट करेगा। ये अमाउंट अमानत के तौर पर HMRC के पास पड़ी रहेगी टिल द बिजनेस एग्जिस्ट। टिल द बिजनेस एग्जिस्ट। ये अमाउंट आपको वापस की जाएगी आपके बिजनेस की जिंदगी के आखिरी साल में वापस की जाएगी, जिस साल आप बिजनेस को क्लोज कर रहे होंगे। और इसको वापस करने का क्या पैटर्न होगा वो फिर क्लोजिंग ऑफ अ बिजनेस में पढ़ा जा रहा होगा। अब कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लें, वरना ये छाप लें। जी भाई, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, वरना क्वेश्चन नंबर 1 कॉपी करने के बाद मैंने क्वेश्चन नंबर 2 लिख दिया है, उससे जरा स्टार्ट कर देंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर? 90,000। ठीक है, देखिए अगेन हमें याद रखना था कि हम कितने स्टेप्स पर काम करेंगे। हम 2 स्टेप्स पर काम करेंगे। स्टेप नंबर 1 क्या था कि मैं जाऊंगा बिजनेस की जिंदगी के पहले दिन से फॉरवर्ड टू द नियरेस्ट टैक्स ईयर। पहले दिन से फॉरवर्ड टू द नियरेस्ट टैक्स ईयर। पहला दिन क्या था मेरे भाई? पहला दिन था कि ये हमारे पास आएगा कब? पहला दिन था हमारे पास आएगा 1 जुलाई 2020।
से फॉरवर्ड टू द नियरेस्ट टैक्स ईयर, फॉरवर्ड टू द नियरेस्ट टैक्स ईयर हो जाएगा 5 अप्रैल 2021, 1 जुलाई 2020 से 5 अप्रैल 2021। कौन सा टैक्स ईयर होगा ये? 20-21। और मुझे बताएं पहले फाइनेंशियल ईयर में से इसमें कितने मंथ्स आ रहे हैं? 9 मंथ्स आउट ऑफ 12। तो पहले मैं 9 मंथ्स का प्रॉफिट निकाल लूं। मैंने कहा जी 120,000 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 12, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 90,000। 90,000 will be considered as your assessable profit for the tax year of 2021. सही है, 90,000 will be considered as your assessable profit for the tax year of 2021. फिर दूसरे स्टेप में हमने क्या करना है? दूसरे स्टेप में हमें फाइनेंशियल ईयर और टैक्स ईयर को बराबर करना है। फाइनेंशियल ईयर और टैक्स ईयर को बराबर करने के लिए दोनों के नंबर ऑफ मंथ्स भी क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए, सेम होने चाहिए, यानी कि वो होंगे 12। और वो 12 महीने हासिल करने के लिए मैं जाऊंगा बिजनेस की जिंदगी के पहले फाइनेंशियल ईयर के आखिरी दिन से 12 मंथ्स बैक, पहले फाइनेंशियल ईयर के आखिरी दिन से 12 महीने पीछे। और 30 जून 2021 से 12 महीने पीछे जाकर क्या बनेगा? 1 जुलाई 2020 टू 30 जून 2021। और अब फैसला किस पर होगा मेरे भाई? फाइनेंशियल ईयर के आखिरी दिन पर। फाइनेंशियल ईयर का आखिरी दिन जिस टैक्स ईयर में होगा ना, मैं उसी टैक्स ईयर के रूल्स के मुताबिक पूरे प्रॉफिट पर क्या पे कर दूंगा? टैक्स पे कर दूंगा। तो 30 जून 2021 फाइनेंशियल ईयर का आखिरी दिन, बताओ कौन से टैक्स ईयर में आ रहा होगा? 21-22 के टैक्स ईयर में आ रहा होगा। तो मैंने कहा जी ये आ जाएगा 21-22 और असेसेबल प्रॉफिट हो जाएगा पूरा, दैट इज 1,20,000। और फिर याद रखें कि दूसरे फाइनेंशियल ईयर से ऑनवर्ड्स फिर यही प्रोसेस चलेगा। दूसरे फाइनेंशियल ईयर से ऑनवर्ड्स मैं सिर्फ और सिर्फ क्या देखूंगा? फाइनेंशियल ईयर का आखिरी दिन। फाइनेंशियल ईयर का आखिरी दिन जिस टैक्स ईयर में आ रहा होगा, मैं उसी टैक्स ईयर के रूल्स के मुताबिक पूरे प्रॉफिट के ऊपर टैक्स पे कर दूंगा। दूसरा 30 जून 2022, ये कौन सा टैक्स ईयर हो जाएगा? ये हो जाएगा 22-23। असेसेबल प्रॉफिट 1,50,000। और उसके बाद 30 जून 2023 कौन सा टैक्स ईयर हो जाएगा? 23-24। और इसका असेसेबल प्रॉफिट हो जाएगा कितना? 175,000। एंड द स्टोरी कंटिन्यूस। अगर आगे भी और फाइनेंशियल ईयर होते तो फिर उसमें यही कहानी चलती कि मैं देखता फाइनेंशियल ईयर का आखिरी दिन, और फाइनेंशियल ईयर का आखिरी दिन जिस टैक्स ईयर में होगा उसी टैक्स ईयर के रूल्स के मुताबिक पूरे प्रॉफिट के ऊपर क्या पे किया जाएगा मेरे भाई? टैक्स पे किया जा रहा होगा। क्या ये बात क्लियर है यहां तक? अब जरा एक दो चीजें समझ लेंगे। सबसे बड़ा मसला होता है टैक्स ईयर्स को आइडेंटिफाई करना, सही ना? वन ऑफ द बेसिक इश्यूज जो कि सेल्फ असेसमेंट में आप फेस करेंगे वो टैक्स ईयर्स की आइडेंटिफिकेशन होती है। देखिए उसके लिए आपको कुछ नहीं करना सिवाय इसके कि अगर आप सिर्फ पहला वाला टैक्स ईयर आइडेंटिफाई कर लेना, दिस वन, बस फिर कहानी एंड है। क्योंकि पहले वाले टैक्स ईयर के बाद देयर विल बी अ सीक्वेंस ऑफ टैक्स ईयर, कंपल्सरी सीक्वेंस ऑफ टैक्स ईयर। बीच में से ना ही कोई टैक्स ईयर मिस होगा और ना ही कोई टैक्स ईयर रिपीट होगा। इसका मतलब यह है कि अगर पहला वाला 20-21 है तो उसके बाद वाला कंपल्सरी क्या होगा? 21-22। उसके बाद वाला कंपल्सरी जो है ना वो 22-23। इसी तरीके से फिर उसके बाद 23-24, फिर उसके बाद 24-25। तो अगर आप सिर्फ पहला वाला टैक्स ईयर आइडेंटिफाई कर लें तो फिर उसके बाद के टैक्स ईयर्स आइडेंटिफाई करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। क्योंकि मैंने कहा कि जब आप पहला वाला टैक्स ईयर आइडेंटिफाई कर लेंगे उसके बाद देयर विल बी अ प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ द टैक्स ईयर, उसके बाद देयर विल बी अ प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ द टैक्स ईयर। फिर टैक्स ईयर्स का एक प्रॉपर सीक्वेंस है, फिर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ रही होगी। फिर आप चुपचाप उसी सीक्वेंस को क्या करेंगे मेरे भाई? फॉलो कर रहे होंगे और कुछ एडिशनल नहीं करना होगा। क्या ये बात क्लियर है यहां तक? फिर चुपचाप उसी को फॉलो किया जाएगा, फिर और कुछ एक्स्ट्रा नहीं होगा। पहली बात। दूसरी बात, अब आते हैं ओवरलैपिंग प्रॉफिट की कैलकुलेशन के ऊपर।
ओवरलैपिंग प्रॉफिट की कैलकुलेशन करने के लिए ना मैं आपको एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर बता रहा हूं कि करना क्या है। ओवरलैपिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए मैं सबसे पहले ये देखूंगा कि मेरे पहले फाइनेंशियल ईयर में से कितने टैक्स ईयर निकले हैं। मेरे पहले फाइनेंशियल ईयर में से कितने टैक्स ईयर बाहर निकले हैं। तो मुझे बताओ मेरे पहले फाइनेंशियल ईयर में से कितने टैक्स ईयर निकले थे? 2। कौन कौन से? 20-21 और 21-22। मेरे पहले फाइनेंशियल ईयर में से जितने भी टैक्स ईयर बाहर निकले हैं, मैं उन तमाम टैक्स ईयर्स के असेसेबल प्रॉफिट्स को प्लस कर दूंगा। और उसमें से पहले वाले फाइनेंशियल ईयर का ओरिजिनल प्रॉफिट माइनस कर दूंगा। उसमें से मैं पहले वाले फाइनेंशियल ईयर का ओरिजिनल प्रॉफिट क्या कर दूंगा मेरे भाई? माइनस कर दूंगा, डिडक्ट कर दूंगा। तो माइनस करने के बाद जो मेरे पास रिमेनिंग अमाउंट बचेगी, दैट रिमेनिंग अमाउंट विल बी कंसिडर्ड एज माय ओवरलैपिंग प्रॉफिट। याद रखेंगे मैंने क्या कहा? ओवरलैपिंग प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा? मैं पहले वाले फाइनेंशियल ईयर के टैक्स ईयर देखूंगा कि पहले वाले फाइनेंशियल ईयर में से कितने टैक्स ईयर बाहर निकले हैं। पहले वाले फाइनेंशियल ईयर में से जितने भी टैक्स ईयर बाहर निकले होंगे, मैं उन तमाम टैक्स ईयर्स के असेसेबल प्रॉफिट्स को प्लस करूंगा और उसमें से पहले वाले साल का ओरिजिनल प्रॉफिट क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा। और माइनस करके जो अमाउंट हमारे पास बचेगी, दैट विल बी कंसिडर्ड एज योर ओवरलैपिंग प्रॉफिट। जिससे रिलेटेड अगर आपने ये कॉन्सेप्ट और जुगाड़ क्रिएट कर ली है कि सर जो पहले वाले टैक्स ईयर का असेसेबल प्रॉफिट है वही हमारा ओवरलैपिंग प्रॉफिट है, तो इंशाल्लाह मैं केस नंबर 2 से ऑनवर्ड्स आपके इस कॉन्सेप्ट की धज्जियां उड़ाता हुआ आपको बकायदा तौर पर नजर आ रहा होगा। आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमारे साथ क्या हो रहा है। मसला यह है कि आप एक बेस रूल बनाकर चलें। अगर आप हर केस के लिए अलग अलग रूल्स बनाएंगे तो फिर कुछ भी याद नहीं रहेगा। एक बेस रूल बनाकर चलें। आपने जो जहन में जुगाड़ पैदा की है ना मेरे दोस्त, तो आपको क्या लगता है? मैं पिछले 12 साल से पढ़ा रहा हूं और आपने पहली दफा पढ़ा है, तो मुझे वो चीज पिछले 12 साल और तकरीबन 40-45 F6 के बैचेस में समझ नहीं आई जो तुम्हें पहले 5 मिनट में समझ आ गई। तो मसला ये है कि ये चीज सिर्फ और सिर्फ केस नंबर 1 में अप्लाई होती है, बाकी केसेस में ऐसा नहीं होगा। 2 बिल्कुल अलग हो जाएगा, 3 बिल्कुल अलग हो जाएगा, 4 अलग हो जाएगा, 5 अलग हो जाएगा। अब हर केस के लिए अगर आप अलग अलग रूल याद करने बैठेंगे तो फिर आप सोचेंगे आपको क्या क्या याद करना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा कि एक यूनिफॉर्म रूल रखें। जब आप एक यूनिफॉर्म रूल रखेंगे तो आपके लिए जिंदगी ये आसान हो जाएगी कि हर केस के अंदर वही यूनिफॉर्म रूल अप्लाई हो जाएगा और आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। और यूनिफॉर्म रूल मैंने क्या बताया ओवरलैपिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करने का? यूनिफॉर्म रूल है कि आप जाएंगे कि देखेंगे कि पहले फाइनेंशियल ईयर में से कितने टैक्स ईयर बाहर निकले हैं। पहले फाइनेंशियल ईयर में से जितने टैक्स ईयर बाहर निकले होंगे उन तमाम टैक्स ईयर्स के असेसेबल प्रॉफिट्स को प्लस करूंगा और उसमें से पहले वाले फाइनेंशियल ईयर का ओरिजिनल प्रॉफिट क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। और माइनस करके हमारे पास जो अमाउंट कैलकुलेट होगी दैट विल बी कंसिडर्ड एज योर ओवरलैपिंग प्रॉफिट। क्या ये बात क्लियर है यहां तक? क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करके बता दें। जी भाई, क्या हालात? 1,20,000। ठीक है। तो अगेन यहां पर मैं क्या करता, मैं जाता सबसे पहले स्टार्टिंग डेट से फॉरवर्ड टू द नियरेस्ट टैक्स ईयर, 1 अगस्त 2020 टू 5 अप्रैल 2021। ये कितने मंथ्स बनते? कितने महीने? 8 महीने। ठीक है। और ये टैक्स ईयर होता 20-21 का। तो मैंने कहा जी 180,000 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 12, 1,20,000। फिर उसके बाद एंडिंग डेट से 12 मंथ्स बैक, तो ये हो जाता 1 अगस्त 2020 टू 31 जुलाई 2021। और फैसला किस पर होता? फाइनेंशियल ईयर के आखिरी दिन पर, यानी कि 31 जुलाई 2021 पर। तो 31 जुलाई 2021 ये कौन सा टैक्स ईयर हो जाता? ये हो जाता 21-22। और पूरे 12 महीने के प्रॉफिट पे टैक्स पे करना पड़ता। तो मैंने कहा जी 21-22 असेसेबल प्रॉफिट कितना? पूरा 180। और फिर आगे की कहानी सेम थी।
कि मैं देखता फाइनेंशियल ईयर का आखिरी दिन, और फाइनेंशियल ईयर का आखिरी दिन जिस टैक्स ईयर में होता उसी टैक्स ईयर के रूल्स के मुताबिक पूरे प्रॉफिट पे क्या पे हो जाता मेरे भाई, टैक्स पे हो जाता। तो 31 जुलाई 2022 ये कौन सा टैक्स ईयर हो गया, 22-23, असेसेबल प्रॉफिट 175, 23-24 असेसेबल प्रॉफिट 195,000। और ओवरलैपिंग प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करते कि हम देखेंगे कि पहले फाइनेंशियल ईयर से कितने टैक्स ईयर बाहर निकले। तो मेरे भाई पहले फाइनेंशियल ईयर से कितने टैक्स ईयर बाहर निकले, 2, 20-21 और 21-22, दोनों के असेसेबल प्रॉफिट्स को प्लस कर देता 120 और 180, और उसमें से पहले वाले फाइनेंशियल ईयर के ओरिजिनल प्रॉफिट को माइनस कर देंगे। पहले वाले फाइनेंशियल ईयर का ओरिजिनल प्रॉफिट कितना था, 180, माइनस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 120 विल बी कंसिडर्ड एज योर ओवरलैपिंग प्रॉफिट। ठीक हो गया भाई, यहां तक बात क्लियर है, कोई मसाइल। केस नंबर 2 की हेडिंग डालेंगे, अकाउंटिंग पीरियड इज मोर देन 12 मंथ्स। चले जी, जरा पेन रख दें और कैलकुलेटर उठाएं, पहले पूरा सवाल समझ लें, उसके बाद फिर आप तसल्ली से छापिएगा। पहला सवाल, पहला फाइनेंशियल ईयर कितने मंथ्स का है, ये देंगे एफसीएस का पर्चा। पहला फाइनेंशियल ईयर 14 मंथ्स का है, सही भाई, 2020 का पूरा साल और 2021 के 2 महीने, तभी आपको समझ आ गया होगा कि आपको पेपर क्यों मुश्किल लग रहे हैं। ठीक है, तो पहला फाइनेंशियल ईयर कितने मंथ्स का आ गया, पहला फाइनेंशियल ईयर आ गया 14 मंथ्स का, अकाउंटिंग पीरियड इज मोर देन 12 मंथ्स। अच्छा देखिए, केस नंबर 2 में भी जो है ना वो सवाल सॉल्व करने का पैटर्न सेम है, सुनना गौर से। केस नंबर 2 में भी सवाल सॉल्व करने का पैटर्न क्या है, सेम है, यानी कि वही 2 स्टेप्स। स्टेप नंबर 1 क्या था, स्टार्टिंग डेट से फॉरवर्ड टू द नियरेस्ट टैक्स ईयर, और स्टेप नंबर 2 में मैं क्या करता था कि पहले फाइनेंशियल ईयर के आखिरी दिन से मैं कितने मंथ्स बैक जाता था, 12 मंथ्स बैक। तो मैंने कहा जी स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 में मैं जाऊंगा बिजनेस के स्टार्टिंग डेट से फॉरवर्ड टू द नियरेस्ट टैक्स ईयर, यानी कि 1 जनवरी 2020 से 5 अप्रैल 2020, ऐसे ही है। कौन सा टैक्स ईयर, ये होगा 19-20 का टैक्स ईयर, सही भाई, ये कौन सा टैक्स ईयर होगा, 19-20 का टैक्स ईयर होगा। ठीक हो गया, क्योंकि जाहिर सी बात है ना कि अगर 5 अप्रैल 2020 को एक टैक्स ईयर खत्म हो रहा है तो ये शुरू कब हुआ होगा, 6 अप्रैल 2019 को, ऑब्वियस सी बात है। तो इसका मतलब है कि ये 19-20 का टैक्स ईयर है, और इसमें कितने मंथ्स आ रहे हैं, कितने मंथ्स, 3 महीने आउट ऑफ, अबे 12 नशइयों, आउट ऑफ 14 मंथ्स, यहां पर 3 महीने हैं आउट ऑफ 14 मंथ्स। इसका मतलब है कि ये होगा 140,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 14, so 30,000 will be considered as your assessable profit for the tax year of 1920। फिर स्टेप नंबर 2 में हमें क्या करना होता था, स्टेप नंबर 2 में हम फाइनेंशियल ईयर और टैक्स ईयर को बराबर करते थे, और फाइनेंशियल ईयर और टैक्स ईयर को बराबर करने के लिए मुझे टैक्स ईयर और मुझे फाइनेंशियल ईयर में से कितने मंथ चाहिए होते थे, 12 महीने। और वो 12 महीने में कहां से हासिल करूंगा मेरे भाई, 12 महीने हासिल करने के लिए मैं जाऊंगा फाइनेंशियल ईयर के आखिरी दिन से 12 मंथ्स बैक। तो ये डेट बन जाएगी क्या मेरे भाई, 1 मार्च 2020 टू 28 फेब 2021। 28 फरवरी 2021 से जब आप 12 महीने पीछे जाएंगे तो फेब से 12 महीने पीछे मार्च बनेगा, जनवरी नहीं बनेगा। और अगर आपको लग रहा है कि सर ये मार्च कैसे बना, तो इसका जवाब मेरे पास नहीं। थोड़ा सा टाइम निकालें, जहर पिए, खुदकुशी कर लें। अगर आपको फरवरी से 12 महीने पीछे मार्च समझ नहीं आ रहा तो मैं इसका जवाब नहीं दे सकता भाई, अल्लाह का वास्ता।
तो डेट बन जाएगी 1 मार्च 2020 टू 28 फरवरी 2021, 12 मंथ्स। और टैक्स ईयर का फैसला किस पर होगा? फाइनेंशियल ईयर के आखिरी दिन पर 28 फरवरी 2021। ये कौन सा टैक्स ईयर हो जाएगा? 2021। और ये क्या हो जाएगा? 140,000 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 14, तो ये हो जाएगा 120,000। सही है ना भाई? पूरा प्रॉफिट तो नहीं लेंगे ना इस बार, क्योंकि पहले वाले में पूरा प्रॉफिट इसलिए ले रहे थे क्योंकि वो था ही 12 महीने का। इस बार पूरा प्रॉफिट इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि 12 महीने से ज्यादा का है और मुझे सिर्फ 12 महीने का प्रॉफिट चाहिए। तो इस वजह से मैंने 14 महीनों के फाइनेंशियल ईयर में से 12 महीने का प्रॉफिट निकाला, ताकि फिर फाइनेंशियल ईयर और टैक्स ईयर बराबर हो जाए। और उसके बाद दूसरे फाइनेंशियल ईयर से ऑनवर्ड्स कहानी सेम रहेगी। दूसरे फाइनेंशियल ईयर से ऑनवर्ड्स मैं सिर्फ क्या देखूंगा? फाइनेंशियल ईयर का आखिरी दिन। फाइनेंशियल ईयर का आखिरी दिन जिस टैक्स ईयर में होगा, उसी टैक्स ईयर के रूल्स के मुताबिक पूरे प्रॉफिट पे टैक्स पे हो जाएगा। क्योंकि ये बात मैं आपको थोड़ी देर पहले भी बता चुका हूं कि फाइनेंशियल ईयर का 12 महीने से कम या ज्यादा होना ना, ये सिर्फ और सिर्फ किस में एप्लीकेबल है? पहले फाइनेंशियल ईयर में। दूसरे फाइनेंशियल ईयर से ऑनवर्ड्स मैंने आपको बताया था कि कंपलसरी कितने मंथ्स होंगे मेरे भाई? 12 महीने होंगे। दूसरे फाइनेंशियल ईयर से ऑनवर्ड्स से 12 महीने कम या ज्यादा वाले कहानी नहीं। इस वजह से हमें उसमें वर्किंग करने की जरूरत भी नहीं होगी। दूसरा फाइनेंशियल ईयर 28 फरवरी 2022, कौन सा टैक्स ईयर हो जाएगा? 21-22। असेसेबल प्रॉफिट 1,10,000। 28 फरवरी 2023, कौन सा टैक्स ईयर हो जाएगा? 22-23। असेसेबल प्रॉफिट 1,60,000। ठीक हो गया भाई? अब जरा बोर्ड पे देखें और गौर से सुने। ओवरलैपिंग प्रॉफिट का प्रोसीजर बताओ, क्या करेंगे? पहले देखेंगे कि पहले फाइनेंशियल ईयर में से कितने टैक्स ईयर आए। पहले फाइनेंशियल ईयर में से कितने टैक्स ईयर आए? 2। दोनों के असेसेबल प्रॉफिट को प्लस करूंगा, कितना कितना? 30 और 120, कितना हो गया ये? 150। और इसमें से क्या माइनस करेंगे? पहले वाले फाइनेंशियल ईयर का ओरिजिनल प्रॉफिट कितना? तो अब ओवरलैपिंग प्रॉफिट कितना आया? चेंज हो गया मेरे भाई। अब ये सेम नहीं रहेगा, इसलिए मैंने आपको बताया था कि हर केस में कहानी डिफरेंट है। एक यूनिफॉर्म रूल याद करके चलें जो कि हर केस में अप्लाई करके आप आंसर निकाल सकते हो, वरना हर केस के लिए फिर आपको अलग अलग चीजें याद करनी पड़ेंगी। इसलिए मैंने आपको सिंपल एक कहानी समझा दी थी कि पहले फाइनेंशियल ईयर में से जितने टैक्स ईयर बाहर निकले हैं उनके असेसेबल प्रॉफिट्स को प्लस करेंगे और उसमें से पहले वाले फाइनेंशियल ईयर का ओरिजिनल प्रॉफिट माइनस कर देंगे, तो आपके पास आंसर कैलकुलेट हो जाएगा और मजीद कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी। कोई सवाल है तो पूछ ले भाई, उसके बाद क्वेश्चन 2 स्टार्ट कर देंगे भाई। चले जी, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल कितने मंथ्स थे मेरे भाई? 21 मंथ्स। यानी कि पहला वाला जो फाइनेंशियल ईयर है वो कितने मंथ्स का है? वो 21 महीनों का है, क्योंकि मई से लेकर दिसंबर 2019 के मई से लेकर दिसंबर तक कितने महीने बनेंगे? 8। 2020 के पूरे 12 महीने, 8 और 12 हो गए 20, और 2021 का 1 महीना, यानी कि ये होगा टोटल नंबर ऑफ मंथ्स 21। तो इसका मतलब है कि आपका जो पहला फाइनेंशियल ईयर है वो 21 महीनों का है। सवाल को सॉल्व करने का प्रोसीजर उसी तरीके से होगा कि मैं जाऊंगा स्टार्टिंग डेट से फॉरवर्ड टू द नियरेस्ट टैक्स ईयर, यानी कि 1 मई 2019 से फॉरवर्ड टू द नियरेस्ट टैक्स ईयर कितना? 5 अप्रैल 2020, ऐसा ही है। 1 मई 2019 से 5 अप्रैल 2020, और ये कितने मंथ्स हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 11 महीने, ऐसा ही है। ये टोटल कितने मंथ्स हो जाएंगे? 11 मंथ्स आउट ऑफ 21, और ये टैक्स ईयर है 19-20 का। तो मैंने कहा जी ये हो जाएगा 2,20,000 मल्टीप्लाई बाय 11 डिवाइडेड बाय 21, तो ये कितने हो जाएंगे? 115,238 असेसेबल प्रॉफिट। और फिर स्टेप नंबर 2 में हमें क्या करना होता था? स्टेप नंबर 2 में हमें फाइनेंशियल ईयर और टैक्स ईयर को बराबर करना होता था। और फाइनेंशियल ईयर और टैक्स ईयर को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे मेरे भाई? फाइनेंशियल ईयर और टैक्स ईयर को बराबर करने के लिए मैं जाऊंगा पहले फाइनेंशियल ईयर के आखिरी दिन से 12 मंथ्स
बैक, आखिरी दिन से 12 महीने पीछे। तो 31 जनवरी 2021 से 12 महीने पीछे क्या दिन बनेगा? 1 Feb 2020 to 31 जनवरी 2021। और फिर हमने क्या पढ़ा था कि फैसला होगा फाइनेंशियल ईयर के आखिरी दिन पर, और फाइनेंशियल ईयर का आखिरी दिन 31 जनवरी 2021। ये कौन से टैक्स ईयर में आ जाएगा मेरे भाई? 2021 में। और ये कितने मंथ्स बनेंगे? 12 महीने। तो ये हो जाएगा 2,20,000 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 21। 125,714। और फिर उससे आगे की कहानी तो सेम रहेगी ना, फिर उससे आगे तो ऑनवर्ड्स वही कहानी रहेगी कि मैं देखूंगा फाइनेंशियल ईयर का आखिरी दिन, और फाइनेंशियल ईयर का आखिरी दिन जिस टैक्स ईयर में आ रहा होगा उसी टैक्स ईयर के रूल्स के मुताबिक पूरे प्रॉफिट पर टैक्स पे हो जाएगा। तो फाइनेंशियल ईयर का आखिरी दिन 31 जनवरी 2022। ये कौन सा टैक्स ईयर हो जाएगा मेरे भाई? 21-22। और पूरा असेसेबल प्रॉफिट हो जाएगा कितने का? 190,000 का। और फिर इसी तरीके से 31 जनवरी 2023, ये कौन सा टैक्स ईयर हो जाएगा? 22-23। और इसका असेसेबल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 1,60,000। ठीक है भाई। और ओवरलैपिंग प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करूंगा? पहले फाइनेंशियल ईयर से कितने टैक्स ईयर बाहर निकले मेरे भाई? 2। दोनों के असेसेबल प्रॉफिट को प्लस कर लेंगे। 115,238 और 125,714। तो कितना हो जाएगा? 240,952। और उसमें से पहले वाले फाइनेंशियल ईयर का ओरिजिनल प्रॉफिट माइनस हो जाएगा, दैट इज 220,000। कितना? 20952। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ओवरलैपिंग प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 3 निपटा दें भाई जरा जल्दी से। जी भाई, पहला फाइनेंशियल ईयर कितने मंथ्स का मेरे भाई? 18 महीने का, ऐसे ही ना। क्वेश्चन नंबर 3 में पहला फाइनेंशियल ईयर कितने मंथ्स का बनेगा? 18 मंथ्स का, 18 महीनों का। और रूल्स एंड रेगुलेशंस तो वही अप्लाई हो जाएंगे कि मैं जाऊंगा स्टार्टिंग डेट से फॉरवर्ड टू द नियरेस्ट टैक्स ईयर। स्टार्टिंग डेट 1 जुलाई 2020 से फॉरवर्ड टू द नियरेस्ट टैक्स ईयर, दैट इज 5 अप्रैल 2021। और ये कितने मंथ्स बनेंगे? 9 मंथ्स आउट ऑफ 18। तो मैंने कहा ये आ जाएगा 20-21 का टैक्स ईयर। 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 18, 1 लाख। सही भाई। और फिर दूसरे स्टेप पे हम कहां जाएंगे? हम जाएंगे फाइनेंशियल ईयर एंड से 12 मंथ्स बैक, 31 दिसंबर 2021 से 12 महीने पीछे। तो ये होगा 1 जनवरी 2021 टू 31 दिसंबर 2021। ये टैक्स ईयर कौन सा हो जाएगा? 21-22, 12 महीने होंगे आउट ऑफ 18। तो 200,000 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइड बाय 18 कितना बनेगा? 133,333। और फिर तो कहानी सिंपल है ना। फिर तो हर फाइनेंशियल ईयर का आखिरी दिन, फाइनेंशियल ईयर का आखिरी दिन जिस टैक्स ईयर में होगा उसी टैक्स ईयर के रूल्स के मुताबिक टैक्स पे कर दिया करेंगे। तो 31 दिसंबर 2022 कौन सा टैक्स ईयर हो जाएगा? 22-23। असेसेबल प्रॉफिट 3.5 लाख। 31 दिसंबर 2023 23-24 असेसेबल प्रॉफिट 1,10,000। और उसके बाद ओवरलैपिंग प्रॉफिट पहले फाइनेंशियल ईयर से कितने टैक्स ईयर बाहर निकले? 2। तो दोनों के असेसेबल प्रॉफिट को प्लस कर दूंगा, यानी कि 1 लाख और 133,333 दोनों को प्लस किया तो कितना आ जाएगा? 233,333। और उसमें से माइनस क्या कर दूंगा मेरे भाई? पहले साल का ओरिजिनल प्रॉफिट जो कि कितना था? 2 लाख। माइनस करके मेरे पास क्या आ जाएगा? ओवरलैपिंग प्रॉफिट दैट इज 33,333। डन है। हैंड आउट मिल गए भाई सबको?
ठीक है, केस नंबर 3 की हेडिंग डाल देंगे। Case number 3 was financial year is less than 12 months. सही भाई, केस नंबर 3 था कि फाइनेंशियल ईयर इज लेस देन 12 months। हेडिंग डाल के क्वेश्चन कॉपी कर लेंगे पहले। चले जी, केस नंबर 3 दैट इज ऑफ फाइनेंशियल ईयर इज लेस देन 12 months। ऐसे ही है। अब जरा पेन रख दे, कैलकुलेटर उठाया, पहले तसल्ली के साथ समझे, इसमें आप थोड़ा सा ज्यादा एंजॉय करेंगे। पहला फाइनेंशियल ईयर कितने मंथ्स का है? 9 months का। दैट इज फ्रॉम जनवरी टू सितंबर। तो पहला फाइनेंशियल ईयर हुआ 9 months का। तो देखिए, स्टेप नंबर 1 विल रिमेन द सेम। इस चीज को समझिए कि जो पहला वाला स्टेप है ना, स्टेप नंबर 1, वो सेम रहेगा अपनी जगह पर। और स्टेप नंबर 1 क्या था कि मैं जाऊंगा फाइनेंशियल ईयर से फॉरवर्ड टू द नियरेस्ट टैक्स ईयर। ऐसा ही ना भाई, मैं जाऊंगा फाइनेंशियल ईयर से फॉरवर्ड टू द नियरेस्ट टैक्स ईयर। तो मैंने कहा जी, पहला फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा था फ्रॉम 1 January 2021 से फॉरवर्ड टू द नियरेस्ट टैक्स ईयर, दैट इज 5 April 2021। टैक्स ईयर कौन सा हुआ भाई? 20-21 का। कितने महीने बनते हैं? 3 months आउट ऑफ 9। तो ये हो जाएगा 90,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 9। कितना? 30। 30,000 विल बी कंसिडर्ड एज योर असेसेबल प्रॉफिट। ठीक हो गया, इसमें तो कोई मसाइल नहीं है। स्टेप नंबर 2 क्या था कि हमें टैक्स ईयर और फाइनेंशियल ईयर को बराबर करना था। और टैक्स ईयर और फाइनेंशियल ईयर को बराबर करने के लिए मुझे चाहिए थे फाइनेंशियल ईयर में से कितने मंथ्स? 12 महीने। और वो 12 महीने हासिल करने के लिए मैं कहां जाता था? पहले फाइनेंशियल ईयर के आखिरी दिन से कितने मंथ्स बैक? क्या मैं 12 महीने पीछे जा सकता हूं? क्योंकि इस बार फाइनेंशियल ईयर 12 महीने से कम का है। केस नंबर 1 में हम 12 months बैक इसलिए जा सकते थे क्योंकि हमारे पास पहले फाइनेंशियल ईयर में पूरे 12 महीने थे। केस नंबर 2 में हम 12 months बैक इसलिए जा सकते थे क्योंकि हमारे पास केस नंबर 2 में पहला फाइनेंशियल ईयर 12 महीने से ज्यादा का था। यानी कि दोनों केसेस में हमारे पास बैक हैंड पर 12 months का डेटा मौजूद था। लेकिन जब मैं केस नंबर 3 में 12 months बैक जाने की कोशिश करूंगा तो मुझे पता चलेगा कि भाई 12 महीने पहले तो बिजनेस ही दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता था। जब बिजनेस ही दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता फिर तो हालात कशीदा है मेरे भाई। फिर क्या किया जा सकता है? मैंने कहा जी 12 months फॉरवर्ड जाने का ऑप्शन 12 months बैक जाने का ऑप्शन तो अवेलेबल नहीं है। HMRC का मसला ही कोई नहीं। अगर तुम्हें ऐसा लगे कि तुम फाइनेंशियल ईयर के 12 महीने कंप्लीट करने के लिए एंडिंग डेट से 12 months बैक नहीं जा सकते तो फिर तुम जाओगे बिजनेस की जिंदगी के पहले दिन से 12 months फॉरवर्ड। तुम जाओगे बिजनेस की जिंदगी के पहले दिन से 12 months फॉरवर्ड। सुनना और से मेरी बात, बिजनेस की जिंदगी के पहले दिन से 12 months, और इन 12 महीनों को कंप्लीट करने के लिए तुम्हारे पास जितने मंथ्स की शॉर्टेज होगी वो मंथ तुम अगले वाले फाइनेंशियल ईयर से कैरी करके कंप्लीट करोगे। फाइनेंशियल ईयर के 12 महीने कंप्लीट करने के लिए तुम्हारे पास जितने मंथ्स की शॉर्टेज होगी वो मंथ्स तुम अगले वाले फाइनेंशियल ईयर से क्या करोगे मेरे भाई? कैरी करोगे। तो मुझे बताओ मेरा पहला फाइनेंशियल ईयर कितने मंथ्स का था? तो 12 महीने कंप्लीट करने के लिए मेरे पास कितने मंथ्स की शॉर्टेज है? 3 महीने। तो वो 3 महीने मैं कहां से कैरी करूंगा? अगले फाइनेंशियल ईयर से कैरी करूंगा। अगर मेरा पहला फाइनेंशियल ईयर 7 महीने का होता तो मेरे पास कितने मंथ्स की शॉर्टेज होती?
5 महीने की। वो 5 महीने में कहां से कैरी करूंगा? अगले फाइनेंशियल ईयर से। इसका मतलब ये है कि स्टेप नंबर 2 में मैं जाऊंगा स्टार्टिंग डेट से 12 मंथ्स फॉरवर्ड, और 12 मंथ्स फॉरवर्ड में होगा ये कि 12 महीने कंप्लीट करने के लिए पहले वाले फाइनेंशियल ईयर के जितने मंथ्स हैं वो तो पूरे के पूरे आ जाएंगे, लेकिन 12 महीने कंप्लीट करने के लिए आपके पास जितने मंथ्स की शॉर्टेज होगी वो मंथ्स आप कहां से कैरी करेंगे? अगले वाले फाइनेंशियल ईयर से कैरी करेंगे। और वो शॉर्टेज मंथ आपको कैसे पता चलेंगे? ऑब्वियस सी बात है, जो रिमेनिंग होंगे। अगर पहला फाइनेंशियल ईयर 9 महीने का है तो 12 महीने कंप्लीट करने के लिए शॉर्टेज कितनी हुई? 3 महीनों की। पहला फाइनेंशियल ईयर अगर 7 महीने का है तो शॉर्टेज कंप्लीट करने के लिए कितने मंथ चाहिए? 5 महीने चाहिए। पहला फाइनेंशियल ईयर अगर 4 महीने का है तो 12 महीने कंप्लीट करने के लिए कितने मंथ चाहिए? 8 महीने चाहिए। तो पहले फाइनेंशियल ईयर में फिर 12 महीनों से जितने मंथ्स कम होंगे, जितने मंथ्स की शॉर्टेज होगी, वो मंथ्स आप अगले वाले फाइनेंशियल ईयर से लेकर कवर अप करेंगे। अभी सुनना, सिर्फ बोर्ड पे देखेंगे। यानी कि स्टेप नंबर 2 में मैं क्या डेट लूंगा? मैंने कहा जी मैं जाऊंगा स्टार्टिंग डेट 1 जनवरी 2021 से फॉरवर्ड कितने मंथ्स? 12 महीने। तो बताओ क्या डेट बनेगी? 31 दिसंबर 2000। फैसला किस पर होगा? फैसला किस पर होगा? फाइनेंशियल ईयर के आखिरी दिन पर। फाइनेंशियल ईयर का आखिरी दिन कौन से टैक्स ईयर में है? 21-22। क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये जो 12 महीने मैंने लिखे हैं, इन 12 महीनों में मेरा पहला वाला फाइनेंशियल ईयर तो पूरा आ रहा है ना? तो मैंने कहा जी पहला वाला फाइनेंशियल ईयर तो पूरा आ जाएगा। और पहला वाला फाइनेंशियल ईयर कितने मंथ्स का था? 9 मंथ्स का। तो उन 9 मंथ्स का प्रॉफिट तो पूरा आ जाएगा। अब 12 मंथ्स कंप्लीट करने के लिए मेरे पास कितने मंथ्स की शॉर्टेज है? मैंने क्या कहा था? जितने मंथ्स की शॉर्टेज होगी वो मंथ्स तुम कहां से कैरी करोगे? अगले फाइनेंशियल ईयर से। अगला फाइनेंशियल ईयर प्रॉफिट कितना है? कितने महीनों का है? इसमें से मुझे कितने महीने चाहिए? 3 महीने। मुझे इसमें से कितने महीने चाहिए? 3 महीने। तो मैंने कहा जी 1,30,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 12, 32,500 प्लस किया तो 122,500 will be considered as your assessable profit for the tax year of 21-22। तो पहले वाले 9 मंथ्स कंप्लीट आ गए और मुझे 12 महीने कंप्लीट करने के लिए 3 महीनों की जरूरत थी। वो 3 महीने मैंने अगले वाले फाइनेंशियल ईयर से कैरी करके उसको डन करके कंप्लीट कर दिया। अब दूसरे फाइनेंशियल ईयर से कहानी वही चलेगी। दूसरे फाइनेंशियल ईयर से मैं सिर्फ क्या देखूंगा? फाइनेंशियल ईयर का आखिरी दिन। फाइनेंशियल ईयर का आखिरी दिन जिस टैक्स ईयर में होगा उसी टैक्स ईयर के रूल्स के मुताबिक पूरे प्रॉफिट पे क्या पे हो जाएगा मेरे भाई? टैक्स पे हो जाएगा। ऐसा ही है। फाइनेंशियल ईयर का आखिरी दिन 30 सितंबर 2022। जी भाई कौन सा टैक्स ईयर? 22-23। और इसका असेसेबल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? पूरा 1,30,000। 30 सितंबर 2023 कौन सा टैक्स ईयर हो गया? 23-24। असेसेबल प्रॉफिट 1,60,000। फिर तो आगे की कहानी वही चलेगी। इसका मतलब है कि सिर्फ इसमें ये रूल चेंज हो जाएगा कि क्योंकि मेरा पहला फाइनेंशियल ईयर 12 महीने का नहीं होगा तो मुझे उसे 12 महीनों पर कंप्लीट करना होगा। और 12 महीनों पर कंप्लीट करने के लिए मैंने आपको बताया कि आपके पास जितने मंथ्स की शॉर्टेज होगी वो मंथ्स आप अगले वाले फाइनेंशियल ईयर से लेकर पूरे कंप्लीट कर लेंगे। बाकी स्टोरी वही चलेगी जो कि हम पहले पढ़कर आए थे। सही ना? दूसरे फाइनेंशियल ईयर से फिर वही कहानी है कि मैं देखूंगा फाइनेंशियल ईयर का आखिरी दिन। फाइनेंशियल ईयर का आखिरी दिन जिस टैक्स ईयर में आ रहा होगा उसी टैक्स ईयर के रूल्स के मुताबिक पूरे प्रॉफिट पर क्या पे हो जाएगा मेरे भाई? टैक्स पे हो जाएगा। अब मुझे बताओ ओवरलैपिंग प्रॉफिट कैसे आएगा? पहले फाइनेंशियल ईयर में से कितने टैक्स ईयर बाहर निकले? 2। कौन कौन सा? 20-21 और 21-22। 20-21 का असेसेबल प्रॉफिट कितना था? 30,000। और 21-22 का असेसेबल प्रॉफिट 1,22,500। दोनों को प्लस किया तो 152,500। जबकि मेरे पहले साल का ओरिजिनल प्रॉफिट कितना था? 90,000। माइनस किया तो 62,500 will be considered as your
ओवरलैपिंग प्रॉफिट, क्योंकि मैंने आपको केस नंबर 1 में ये समझा दिया था कि आप ओवरलैपिंग प्रॉफिट निकालने के लिए ना एक बेस स्टेटमेंट ले लें, आप एक बेस कैलकुलेशन बना लें जो कि हर केस के अंदर वो सीधी चलेगी। आपको हर केस के अंदर फिर ओवरलैपिंग प्रॉफिट की वर्किंग को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ रही होगी। इस चीज को हम ज़हन-नशीन कर लेंगे। क्या ये बात क्लियर होती है यहां तक? कोई मसाइल? भाई कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लें, वरना ये छाप लें, और छापने के बाद फिर क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर दीजिएगा। बिस्मिल्लाह पढ़ के चले जी। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर इज ऑफ 6 मंथ्स। अच्छा, स्टेप नंबर विल रिमेन द सेम कि मैं जाऊंगा स्टार्टिंग डेट से फॉरवर्ड टू द नियरेस्ट टैक्स ईयर, यानी कि मैं जाऊंगा 1 नवंबर 2020 से फॉरवर्ड टू द नियरेस्ट टैक्स ईयर, दैट इज 5 अप्रैल 2021। ये कौन सा टैक्स ईयर हो जाएगा मेरे भाई? 2021 का टैक्स ईयर। कितने मंथ्स? आउट ऑफ, तो 75,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 6 कितना आएगा? 62। मैं कहा जी 62,500 विल बी कंसिडर्ड एज योर असेसेबल प्रॉफिट। फिर स्टेप नंबर 2 में हमें क्या करना होता था? टैक्स ईयर और फाइनेंशियल ईयर को बराबर करना है, सही है ना? टैक्स ईयर और फाइनेंशियल ईयर को, और उसको बराबर करने के लिए हमें चाहिए 12 महीने। पहला ऑप्शन तो ये है कि 12 महीने हासिल करने के लिए मैं जाऊं एंडिंग डेट से 12 मंथ्स बैक, लेकिन फिर समझ आएगा कि एंडिंग डेट से 12 मंथ्स बैक जाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। फिर मैं जाऊंगा स्टार्टिंग डेट से 12 मंथ्स फॉरवर्ड, और स्टार्टिंग डेट से 12 मंथ्स फॉरवर्ड पर मेरे पास पहले फाइनेंशियल ईयर में जितने भी मंथ्स होंगे वो सारे लूंगा, और 12 महीने कंप्लीट करने के लिए फिर मेरे पास जितने मंथ्स की शॉर्टेज होगी वो मंथ्स में कहां से कैरी कर लूंगा मेरे भाई? अगले फाइनेंशियल ईयर से कैरी करूंगा। तो मैंने कहा जी क्या होगा? कुछ तो होगा। 1 नवंबर 2020 से 12 मंथ्स फॉरवर्ड क्या डेट बनेगी? 31 अक्टूबर 2021। और फिर मैं देखूंगा फाइनेंशियल ईयर का आखिरी दिन। फाइनेंशियल ईयर का आखिरी दिन कौन से टैक्स ईयर में आ रहा है मेरे भाई? 21-22। पहले 6 महीने पूरे आएंगे 75,000, और 12 महीने कंप्लीट करने के लिए कितने मंथ्स की शॉर्टेज है? 6 महीनों की। वो 6 महीने में कहां से कैरी करूंगा? अगले फाइनेंशियल ईयर से। तो मैंने कहा जी अगले फाइनेंशियल ईयर में से 6 महीने उठा ले, 90,000 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 12, तो कितना हो जाएगा? 45,000। प्लस किया तो 120 will be considered as your assessable profit for the tax year of 21-22। फिर उससे आगे की कहानी सेम है। दूसरा फाइनेंशियल ईयर 30 अप्रैल 2022, कौन सा टैक्स ईयर हो जाएगा? 22-23। assessable profit will be 90,000। 30 अप्रैल 2023, तो ये हो जाएगा 23-24। assessable profit will be 60,000। और ओवरलैपिंग निकालने के लिए क्या करेंगे मेरे भाई? पहले 2 के प्रॉफिट उठा लूंगा, 62,500 और 120, दोनों को प्लस किया तो कितना? 182,500। पहले साल का ओरिजिनल प्रॉफिट कितना था? 75,000। 107,500 will be considered as your assessable overlapping profit for question number 2। क्लियर है भाई बात यहां तक? कोई मसाइल? देखें, इसे आज की तारीख में जाके ना एक दफा रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, वरना ये चीजें ग्रिप से निकल जाएंगी। और सेल्फ असेसमेंट और लॉसेस आखिर में बड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है, क्योंकि फिर इसके रूल्स याद रखना बड़ा मुश्किल काम है। अच्छा, अब कल के लिए आपका होमवर्क क्या है? 2 चीजें सुन लें। सबसे पहली चीज तो आप याद रखिए, जो मैंने आपको आज वाली क्लास में हैंड आउट दिया है उसके पहले 6 सवाल आपने सॉल्व करने कल वाली क्लास में आने से पहले। होमवर्क में पहले 6 सवाल आज वाले हैंडआउट में से
पहले 6 सवाल। अब इसका मतलब ये है कि अब पहले 6 सवाल आप पढ़ें, खुद ही केस आइडेंटिफाई करें और खुद सॉल्व करें। पहले 3 केसेस में से सवाल होंगे, ये केस नंबर 1, 2 और 3। केस अब आपने खुद ही आइडेंटिफाई करना है, सॉल्व अब आपने खुद ही करना है। तो पहले 6 सवाल आप कल वाली क्लास में आने से पहले सॉल्व करके लेकर आएंगे, ताकि अगर कोई मसले मसाइल होंगे तो वो फिर हम कल वाली क्लास में डिस्कस कर लेंगे, वरना इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। ठीक हो गया भाई?